इट वुड बी बेटर अगर तुम इसकी जगह यहाँ से जो एक्सप्लेन किया हुआ है उसको पढ़ो, यहाँ पे और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि वेलबीइंग टीम रोल्स में हर बंदे का क्या क्या रोल होना चाहिए। उसमें फर्स्ट जो बंदा होता है या फर्स्ट रोल हमारा होता है दैट इज द रोल ऑफ अ लीडर। सो लीडर कौन होता है? अ लीडर इज अ बैलेंस्ड और डिसिप्लिन्ड पर्सन गुड एट वर्किंग विद अदर्स। तो बेसिकली लीडर कौन होना चाहिए? एक बंदा जो बैलेंस्ड हो, डिसिप्लिन हो और हर एक के साथ अच्छे से बात कर सके, अच्छे से काम कर सके, दैट इज द लीडर। और उसको हम बोलते हैं कोऑर्डिनेटर। इसके बाद हमारा आता है शेपर। शेपर कौन होते हैं? शेपर इज अ डोमिनेंट एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी टास्क गिवन टू द पॉइंट ऑफ पैशन फॉर अ फोर्स ऑफ फॉर एक्शन। मतलब बेसिकली क्या है? शेपर इज अ पर्सन जिसको तुम कोई भी काम दोगे वो काम पूरा करके देगा, जैसे मर्जी करेगा वो काम तुम्हें पूरा करके देगा। क्योंकि ऐसा बंदा जब तक टीम में नहीं होगा टीम ग्रोथ नहीं कर पाएगी। वो कहेगा नहीं काम जैसे मर्जी करो यार, टाइम पे करना है, हमें नहीं पता आज के दिन ये काम कंप्लीट करके ही देना है, दैट इज अ शेपर। उसके बाद आएगा प्लांट। प्लांट क्या होता है? प्लांट ऑफन इंट्रोवर्टेड बट इंटेलेक्चुअली ब्राइट एंड इमेजिनेटिव हु एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ आइडिया एंड इनोवेशन। ये काम चाहे पूरा ढंग से करे ना करे बट इसका माइंड बहुत शार्प होना चाहिए। इसको मतलब एक इनोवेशन होती है ना, ये इनोवेट कर सके। जैसे एक बंदा है मेरे को काम दो मैं सारा काम करूंगा, एक बंदा है यार इस काम को अगर हम ऐसे करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। जैसे दो बंदे हैं, इस बंदे से काम तुम सारा करा, ये बंदा क्या है, ये काम सारा भले ना करे लेकिन ये शॉर्टकट तरीके बता देगा कि इस तरीके से काम करो। इसके पास माइंड में आइडियाज है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, दैट इज अ प्लांट। प्लांट क्या होता है? जैसे पौधा। पौधा मतलब जब रूट से निकलता है पौधा, हमें बताता है ना कि पौधे में क्या क्या होना चाहिए। पौधे से पता लगता है ना कि किस चीज का पौधा है। सेम वे प्लांट क्या होता है? ऑफन इंट्रोवर्टेड बट इंटेलेक्चुअली ब्राइट एंड इमेजिनेटिव who acts as a source of idea and innovation। ठीक है। इसके बाद हमारा आता है मॉनिटर इवैल्यूएटर। मॉनिटर इवैल्यूएटर क्या होता है? he is not creative but analytical, often tactless, examines ideas and spot flaws। ये बंदा क्या होता है? he is not, ये कोई काम नहीं करता है, he don't do any work, what he do is वो एनालाइज करता है कि काम कैसा चल रहा है, काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, हमने सोचा था ऐसे करेंगे लेकिन ऐसे नहीं हो रहा। अब जैसे एक फुटबॉल टीम के अंदर एक बंदा कोच होता है ना, बेसिकली कोच ही सारे रोल प्ले करते हैं कि किस तरह से हमने सोचा था ऐसे करेंगे, ऐसे नहीं हो रहा, तुम ये करो, जो चेंजेस करने हैं वो करो, दैट इज अ मॉनिटर इवैल्यूएटर। सो नॉट क्रिएटिव बट एनालिटिकल, ऑफन टैकलेस, एग्जामिन्स आइडियाज एंड स्पॉट फ्लॉज। इसके बाद आता है इम्प्लीमेंटर और कंपनी वर्कर। इम्प्लीमेंटर बेसिकली क्या होता है? एक बंदा जो काम करता है। सिंपल इम्प्लीमेंटर इज अ पर्सन जिसको हम काम देंगे। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, पॉपुलर सोशल मेंबर ऑफ द टीम, अ यूजफुल रिसोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स बट नॉट आइडियाज, गुड एट कम्युनिकेटिंग विद अदर मेंबर्स इन ग्रुप एंड एक्सटर्नली। सो रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर क्या बंदा होता है? ये बंदा काम कोई नहीं करता, इस बंदे को आइडियाज नॉलेज भी नहीं है लेकिन क्या है इसके कॉन्टैक्ट्स बहुत अच्छे हैं। जैसे हमारी फुटबॉल टीम है, उसको कोई स्पॉन्सरशिप चाहिए तो एक बंदे के पास आइडिया है लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं, मेरे कॉन्टैक्ट बहुत अच्छे हैं, मैं कंपनीज में बंदों को जानता हूं जो बहुत इजीली स्पॉन्सरशिप दे देंगे। सो दैट इज अ रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, पॉपुलर सोशल मेंबर ऑफ द टीम, अ यूजफुल रिसोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स बट नॉट आइडियाज। आइडियाज क्या, इसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, इसके पास गुड एट कम्युनिकेटिंग विद अदर मेंबर्स ऑफ द ग्रुप एंड एक्सटर्नली। एग्जांपल, तुम ऑफिस में काम कर रहे हो, हम सबकी टीम को एक काम मिला, ठीक है, और वो काम हमें किसी को ठीक से समझ नहीं आ रहा लेकिन दूसरी टीम के एक बंदे ने वो काम ऑलरेडी करा हुआ, अच्छे से करा हुआ, उसका पूरा उसने स्ट्रक्चर बनाया हुआ कि कैसे काम करना है। तुम कोई उसको जानता नहीं है और ऑब्वियसली तुम नहीं उसको जानते, वो भी तुम्हें नहीं जानता, वो तुम्हें क्यों बताएगा कैसे करना है? बट मेरे उसके सीनियर से लिंक्स हैं अच्छे, तो मैंने उसके सीनियर को कॉल किया, उसको बोला यार उसने वो जो काम किया था ना उसका जो स्ट्रक्चर है वो मेरे को भिजवा देना। उसने वो स्ट्रक्चर मेरे को मेल करवा दिया, मैंने तुम सबको फॉरवर्ड कर दिया। दैट मींस रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। इसके बाद आएगा इम्प्लीमेंटर और कंपनी वर्कर। इम्प्लीमेंटर और कंपनी वर्कर सिंपली मींस जो बंदा काम करता है, दैट इज इम्प्लीमेंटर और कंपनी वर्कर। इसके बाद आता है टीम वर्कर। टीम वर्कर कंसर्न्ड विद मेंटेनेंस ऑफ अ टीम, यूजुअली परसेप्टिव एंड डिप्लोमेटिक। कि ये डिप्लोमेटिक बंदा होता है, हर एक की सुनता है। जैसे हमने एक पॉइंट पढ़ा था ना, तू सही है मैं गलत, याद है? तू सही मैं गलत, तू सही मैं सही, मैं गलत तू सही। ऐसे एक बंदा होता है टीम वर्कर जो टीम में एक डिसिप्लिन बना के रखता है और ये ऐसा नहीं होता कि अपनी अपनी चलानी है, सबकी सुनता है,
ठीक है। कंप्लीटर फिनिशर enjoys the detail, pushes the team to meet the target. कंप्लीटर फिनिशर क्या होता है? ये वो बंदा होता है सबको पुश करता है कि काम टाइम पे फटाफट से करो, जैसे मर्जी करो, टाइम लेकिन हमें 1 घंटे में खत्म करना है, ये काम करो, जैसे मर्जी करो। नॉर्मली क्या होता है, ये सारी क्वालिटीज एक लीडर में होनी चाहिए, लीडर या मैनेजर में होनी चाहिए, तभी वो टीम बहुत ग्रो करती है। लेकिन हो सकता है टीम में अलग अलग बंदे भी हों जो ये काम करते हो, किसी के कॉन्टैक्ट अच्छे हैं, कोई लीडर बहुत अच्छा है, कोई काम में बहुत स्ट्रांग है, किसी के आइडिया बहुत अच्छे हैं। सो इट टोटली डिपेंड्स, ठीक है। सो कंप्लीट फिनिशर इज द पर्सन जिसको होता है कि टाइम बस काम पे कंप्लीट करो। लास्ट, स्पेशलिस्ट और एक्सपर्ट जॉइंस द टीम व्हेन स्पेशलिस्ट एडवाइस इज रिक्वायर्ड ऑन द मैटर्स आउटसाइड द कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम। कि ये बंदा टीम को तब ज्वाइन करता है जब टीम को कुछ अलग सी चीज चाहिए जो कभी टीम ने नहीं करी। जैसे एक टीम है, वो एक काम करती है, तुम ACC F1 पढ़ते हो, कोई बंदा F4 का है, तो तुम कहोगे मैं F4 के बारे में कुछ नहीं पता, हम कैसे पेपर देते? तो तुम क्या करोगे, एक स्पेशलिस्ट बुलाओगे अलग से जो तुम्हें F4 के बारे में बताएगा, तभी तुम ये काम कर पाओगे, ठीक है। सो दैट इज स्पेशलिस्ट एक्सपर्ट। सो ये है हमारी बेल्विन टीम रोल थ्योरी। लीडर, शेपर, प्लांट। लीडर कौन होता है? जो लीड करते हैं। शेपर होता है जो बहुत फटाफट से काम करते हैं। प्लांट कौन होता है? जिसके पास आइडियाज बहुत अच्छे होते हैं। मॉनिटरिंग इवैल्यूएटर चेक करता है कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर इसके लिंक्स बहुत अच्छे होते हैं। इम्प्लीमेंटर नॉर्मल बंदा जो बस काम करता हो ना। मॉनिटर इवैल्यूएटर में ब्रिंग्स द टीम डाउन टू मतलब कि टीम अगर बहुत हवा में जा रही है कि हम वो टॉप पे आ चुके हैं सब, तो बोलेगा भाई जमीन पे रहो, हमें और भी खेलना है, तुम टॉप पे नहीं आ सकते। इवैल्यूएटर वही चीज इवैल्यूएटर। इम्प्लीमेंटर सारा नॉर्मल काम करता है, जो भी आइडियाज होते हैं फिर उस आइडियाज को काम में कन्वर्ट करके काम कराते हैं। टीम वर्कर मिल बांट के काम करते हैं। कंप्लीट फिनिशर जो एंड में सबको फोर्स करता है फटाफट से काम करो, टाइम होने वाला है। और स्पेशलिस्ट अगर हम बाहर से बंदा बुलाते हैं जो हमें अलग से नॉलेज देता है किसी चीज की। ये होते हैं हमारे बेल्विन टीम रूल्स। अब फटाफट से काम करो, ये केस स्टडी पढ़ो और पढ़ते पढ़ते मुझे बताना कि किसका क्या रोल है बेल्विन टीम में। इसमें बहुत सारे बंदे हैं, सबके नाम लिखे हुए हैं, ये देखो नाम ये सारे लिखे हुए हैं। Which of the Belvin role classification do the following group members most closely comply with? फटाफट से करो। मैं स्टार्टिंग के 3 पूछूंगा पूनम से, उसके बाद पूछूंगा अमन से और पीछे से लेंगे। बताओ सर, तो मैं कर रही हूँ। एक तो बता दो। पहला वाला लीडर, नेविन इज द लीडर। ओलिविया शेपर है। एक नेविलिया लीडर और ओलिविया शेपर।
पीटर कौन है? पीटर कौन है? मॉनिटर ये रोज वैली तो इन्वेस्टिगेटर है ना, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर तुम्हारी रोज होगी। रिसोर्स सर चार्टिंग क्या होता है? चार्टिंग मतलब जो चार्ट्स वगैरह बनाने होते हैं, एक्सेल पे चार्ट्स बनाने, रिकॉर्ड बनाने। सर ओलिविया क्या है? शेपर। वो क्विंटन तो वो यार सर मैं बताऊं Specialist. मोटर इवैल्यूएशन तुम बताओ। हाँ स्टार्टिंग से बताओ। लीडर, शेपर, मॉनिटर, इवैल्यूएटर। पीटर इज मॉनिटरिंग इवैल्यूएटर। सर बिकॉज प्लांट में क्या है कि इसमें आइडियाज इनोवेशन का वो है, और मॉनिटर इवैल्यूएटर में चीज को इवैल्यूएट करता है। और पीटर का क्या दिया हुआ है कि पीटर हु इज क्रिएटिव एट प्रॉब्लम सॉल्विंग। आइडिया तो आइडिया है ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग हुई, आइडिया है ना उसमें बहुत अच्छे। पीटर है तो सर ये तो दोनों पॉइंट्स कुछ दोनों में से कोई सा भी हो सकता है। मेरे मतलब मैंने जब जैसे आपने बोला कि मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे ये लगा कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में अगर कोई प्रॉब्लम है तो सिचुएशन को इवैल्यूएट करके लाइक कोई सॉल्यूशन निकालना, बट सॉल्यूशन निकालना इज नॉट बट मॉनिटर इवैल्यूएटर तो इस चेक के काम सही हो रहे कि नहीं हो रहे। मॉनिटर इवैल्यूएटर का तो काम होता है कि देखना कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो उसके बाद रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर। अच्छा पीटर को लिख लेते हैं, पीटर इज प्लांट। उसके बाद क्विंटिन रिसोर्स स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट है। हाँ क्विंटिन स्पेशलिस्ट। सर कंपनी फिनिशर और शीला टीम वर्कर सर, शीला टीम वर्कर। नो शीला इज नॉट अ टीम वर्कर। हाँ कंपनी वर्कर है नॉर्मल। सर शीला मॉनिटर आई थिंक फिनिशर जो काम फिनिशर। हाँ So, कंप्लीट फिनिशर है। शीला इज अ टीम वर्कर। सर टीम वर्कर है। शीला के बारे में क्या लिखा हुआ है? शीला इज इनवैल्यूएबल एट सॉर्टिंग आउट डिसएग्रीमेंट्स एंड कीपिंग एवरीवन चीयरफुल। इसमें कहां लिखा हुआ है कि काम पे टाइम कंप्लीट कराती है फोर्सफुली। कंप्लीट फिनिशर होता है कि जैसे मर्जी करो कि काम पुशिंग द टीम टू कंप्लीट द वर्क। ये तो टीम को बना के रख देंगे, सारे मिल बांट के काम करें। दैट मींस टीम लीडर। वो सॉरी टीम लीडर कह रहा हूं, टीम वर्कर। तो ओके सब एक क्रॉस चेक फर्स्ट लीडर, फिर शेपर, फिर प्लांट। प्लांट्स, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, स्पेशलिस्ट एंड टीम वर्कर। पीछे एक बार चेक करना। सर क्विंटन कौन है? क्विंटिन स्पेशलिस्ट जो तूने तो बोला है। नहीं सर मैं वो थोड़ी तो अच्छा स्पेशलिस्ट। सॉरी मैंने उल्टा लिखा, सॉरी। नहीं फिर ये कौन है सर? रोजाली रोजाली ठीक है। हां नहीं सर एक मिनट, क्विंटन लिखा है इसमें कंपनी वर्कर। कंपनी वर्कर। हाँ और ये पीटर इसमें वही लिखा है मॉनिटर इवैल्यूएटर। पीटर है मॉनिटर इवैल्यूएटर और क्विंटन क्या है? कंपनी वर्कर। टीम वर्कर ही है, वो टीम वर्कर ही है। शीला क्या? इम्प्लीमेंट है सर, कंपनी वर्कर। शीला टीम वर्कर। इम्प्लीमेंट कंपनी वर्कर। इम्प्लीमेंटर। ओके इम्प्लीमेंटर कंपनी वर्कर। सर बट कंपनी जब इसमें स्पेसिफिकली लिखा है इज एन एक्सपर्ट, तो कैसे कंपनी सर वर्कर? हाँ क्विंटन स्पेशलिस्ट भी हो सकती है। क्विंटन कैन बी स्पेशलिस्ट, पर स्पेशलिस्ट इसलिए नहीं बोल सकते इसको कि इसमें ये नहीं लिखा होगा कि ये बाहर से आएगी। प्रोफेशनल ये बाहर से नहीं आएगी। स्पेशलिस्ट होते हैं इसको हम बाहर से बुलाते हैं। सर क्विंटन क्या होता है? उसी की तो बात कर रहे हैं। क्या होता है? तो क्विंटन शुड बी हमारा इम्प्लीमेंटर। और सर इसमें पीटर वही लिखा हुआ मॉनिटर इवैल्यूएटर।
तो स्टार्टिंग में लीडर, शेपर, मॉनिटरी वैल्यूएटर, रिसोर्स इन्वेस्टिगेटर, इंप्लीमेंटर एंड टीम वर्कर। सर एक बार दोबारा क्लियर कर दो पॉइंट मॉनिटरी वैल्यूएटर और इसका प्लांट का। प्लांट बेसिकली आप सब एक सेकंड में प्लांट का कहीं और से देखो मैं लिखा हुआ है। क्या चीज हो रही है? हम सो रहे हैं। यहाँ ये हैंग हो गया तुम्हें गाने सुन रहे हो। क्या हैंग हो गया आपका? अच्छा अभी तो आपने लिया था ये इतना हाई क्यों मिल गया? सेकंड हैंड लिया था ना। तुम्हारे लिए लिया था, नया लिया था पूरा। लिया ही है ना, तो सर निकाल के आओगे कहाँ निकाल था? जहाँ से लिया था। तो ये थोड़ी कि चलता ही नहीं है। नहीं सब फिर भी मतलब इतना हाई क्यों हो जाता है? इसमें सामान होगा ना, तुम्हारी वीडियोस होगी, ये सब हो गया। तो वाले मेरे ख्याल से इस 150-200 जीबी की तो वीडियो थी उनकी। बहुत ज्यादा जिम एंड वो बढ़ गई है। तो वही तो तभी तो ना चल जाएगा स्टार्टअप में। तो सर आप अपलोड करके डिलीट करते आ दो ना। नहीं मेरे पास होना चाहिए। अच्छा सर आपके YouTube चैनल पे है तो चैनल पे है बट चैनल पे चले सभी डाली। डाली है साइड आ गई सारे। आप साइड डाल दिया। कैसी बात कर अभी तक तो साइड डाली है। सर आपको तो बोला था कि मैं इसलिए डाल दिया कि अब बच्चे ट्यूशन नहीं एक नहीं डाली थी वो, मैंने कहा था तूने माफ मत किया था बस, ये कहा था मैंने। सर किसने किया था बस? सबने किया था, कोई भी नहीं आया था, सिर्फ एक बच्चा आया था। नाइन चैप्टर शायद उसको भी आया था एक बच्चा। नहीं 9 तो मैंने डाला हुआ है। नाइन से ज्यादा है। फिर कोई और चैप्टर में चैप्टर नहीं आया था वहां से। कि सच में बंद किया था क्या? क्या बंद किया था तुम लोगों ने? हाँ क्यों बोलेंगे? मेरे भाई के साथ सही कह रही है सर। क्या चीज? कहते मैं अपने भाई के साथ बंद करूँ पिटना मुझे। एक सेकंड। सर मम्मी ने बोला है ना उसको देखा कर वो क्या करता है। मैं बल्कि उसको बोलूंगा तो मुझे ज्यादा कुछ क्या वो पढ़ता नहीं है ना इसलिए पूरा दिन बैठती सबसे है। बड़े उधर में मतलब मैं सबसे बड़ी ध्यान रखना पड़ता है। सबसे बड़ी हूँ इसलिए मैं सबका ध्यान रखती हूँ। मैं तुम्हारा इधर राज करूँ। कौन किसका ध्यान रखता है? ऐसा क्यों बोला? क्योंकि तो चला मेरे से नहीं चलता। बड़ी हूँ बट छोटी। अच्छा चुप चल गए। अरे क्या देखो शेपर बेसिकली क्या बताया हुआ है? शेपर नहीं प्लांट और वो प्लांट और मॉनिटरिंग। हाँ प्लांट को बनता है इसके बाद बहुत सारे आइडियाज होते हैं एंड मॉनिटरी वैल्यूएटर चेक करता है। देखो मॉनिटरी वैल्यूएटर नॉट सर क्रिएटिव। मैंने भी तो यही बताया था। तुमने यही बताया था बट एक्चुअली उसमें लिखा हुआ है कि इसके पास आइडियाज होते हैं। उसमें लिखा था ही हैज आइडियाज, क्योंकि मॉनिटरी वैल्यूएटर में क्या है? नॉट क्रिएटिव बट एनालिटिकल, ऑफन एग्जामिन्स आइडियाज एंड फ्लॉज। ये सिर्फ आइडियाज चेक करता है, उसके फ्लॉज निकालता है।
लेकिन वो जो लाइन थी उसमें ये क्लियर नहीं था कि ये काम करता है। तो उसमें प्लांट ही होना चाहिए होने को वो प्लांट भी बन सकता है, क्योंकि प्लांट ऑफन इंट्रोवर्ट बीइंग इंटेलेक्चुअल ब्राइट एंड इमेजिनेटिव who acts as a source of ideas innovation। नहीं इतना टेंशन मत लो, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, इतना डिटेल क्वेश्चन नहीं आएगा सर। और एक और सर क्विंटन सर इंप्लीमेंटर की वजह से मॉनिटर इवैल्यूएट करना चाहिए। क्विंटन, अब देखो क्विंटन इज एन एक्सपर्ट ऑन चार्टिंग एंड रिकॉर्ड्स, बट इट्स नोवेयर मेंशन्ड दैट क्विंटन इज अ आउटसाइड पर्सन। जबकि हमारा जो वो बंदा था स्पेशलिस्ट होता है, स्पेशलिस्ट भी मॉनिटर इवैल्यूएट होना चाहिए ना क्विंटन। क्यों? मॉनिटर इवैल्यूएटर तो सिर्फ एनालाइज करता है। ये तो लिखा हुआ है एक्सपर्ट इन चार्टिंग एंड रिकॉर्ड्स, के सारे रिकॉर्ड्स बनाना, सारे चार्ट्स बनाना। क्रिएटिव लिखा है, नॉट क्रिएटिव उसमें मॉनिटर इवैल्यूएटर में। तो वो तो क्रिएटिव हो नहीं सकता, वो तो सिर्फ ये कि चेक करता है कि काम सही हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक्सपर्ट ऑन चार्टिंग, चार्टिंग मतलब चार्टिंग मतलब जैसे चार्ट्स बनाना बंदे के, बंदा टाइम पे आ नहीं है एग्जाम। हां तो सर वो भी तो देखो एक्सपर्ट क्यों है। क्विंटन इज एन एक्सपर्ट ऑन चार्टिंग एंड रिकॉर्ड्स, मॉनिटर इवैल्यूएटर में लिखा है एग्जैक्ट नहीं, मॉनिटर इवैल्यूएटर में नॉट क्रिएटिव ऑफन टैक द एग्जामिन्स आइडिया एंड रिस्पांस क्लॉज। क्या मतलब होता है उसका? मैंने क्या बोला था? एग्जामिन करता है, जो ये वो एग्जामिन करता है कि क्या वो आइडिया से उसमें कमी है कि नहीं, कुछ गड़बड़ है कि नहीं। ये तो एक्सपर्ट है चार्टिंग रिकॉर्ड्स बनाने में, एक कंपनी के रिकॉर्ड्स बनाने ये तो फिर क्या हुआ क्विंटन? ऊपर बताया तो इम्प्लीमेंटर भाई, इम्प्लीमेंटर है कि हमने काम दिया, हमने बोला कि ऐसे करो, अब इसने चार्ट्स और रिकॉर्ड्स बनाने स्टार्ट कर दिए, सो दैट्स व्हाई ही इज इम्प्लीमेंटर। सर पेपर में सारे क्वेश्चंस 2 मार्क्स के। हां हां ऐसा क्वेश्चन आएगा ही, डोंट वरी। कोई बात नहीं, ठीक आपके है? पास हो जाओ, चलो। आपने अच्छी करी है, अपन तो करेंगे। चलो पढ़ लेते हैं, तुम भी हो जाओ, ऐसे नहीं। चलो अब आता है टक्समैन स्टेजेस ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। अब देखो गाइस, टकमैन आर्ग्यूड दैट ऑल टीम्स प्रोग्रेस थ्रू 4 मेन स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। एक जो टीम होती है ये 4 स्टेजेस के बाद ही अच्छा परफॉर्म करते हैं। देयर आर 4 स्टेजेस इन अ टीम। पहला है फॉर्मिंग, दूसरा है स्टॉर्मिंग, तीसरा है नॉर्मिंग एंड चौथा है परफॉर्मिंग। उसके बाद 2 और आए हैं, डॉर्मिंग एंड मॉर्निंग। ये सब करने से हमारी टीम अच्छा परफॉर्म करती है। बस डिटेल में सारा पढ़ते हैं। चलो एक बार यहाँ पे देखिए सारे वही हैं, नीचे भी वही है, अलग से ऊपर से। ठीक है, तो फॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है? देखो टीम में सबसे पहली स्टेज क्या होगी? सारे सुन लो, सारे गए पूनम यहाँ देखो एक बार। टीम में सबसे पहली स्टेज क्या होगी? सारे इकट्ठे होंगे। अगर मान लो हमें किसी को पीटने जाना है, सबने किसी को पीटने जाना है, तो सबसे पहले क्या होगा? फॉर्मिंग, पूरी टीम पहले इकट्ठी होगी, टीम कम्स टुगेदर। उसके बाद आता है स्टॉर्मिंग स्टेज, द कॉन्फ्लिक्ट स्टेज, देयर रोल एंड पोजेसेस आर चैलेंज। ये क्या होता है? हमने अब टीम बना ली कि हम सारे उसको पीटने जाएंगे। 20 बंदे हैं लेकिन हमारे पास बैट्स हैं 10 और कुछ नहीं है। मेरे को बैट दे, मेरे को बैट दे, मेरे को बैट दे, मैं मारूंगा, मैं मारूंगा, तू मार, तू हाथ से मारो, तेरे हाथ से नहीं, मेरे को भी बैट चाहिए। तो दिस इज द कॉन्फ्लिक्ट स्टेज कि आपस में लड़ाई होती है, किसको क्या मिलेगा। क्या, चलो मैं लड़ाई वाला एग्जांपल नहीं देता, थोड़ा सा खराब हो जाएगा। लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ क्रिकेट। बचपन में गली क्रिकेट खेला था हमने, तो गली क्रिकेट में 11 बंदे इकट्ठे हुए एज अ टीम, सो दैट इज फॉर्मिंग स्टेज। उसके बाद पहले बैटिंग कौन करेगा? मैं करूंगा पहले बैटिंग, नहीं मैं करूंगा पहले बैटिंग। तो वो होती है स्टॉर्मिंग स्टेज, द कॉन्फ्लिक्ट स्टेज वेयर रोल्स एंड प्रोसेसेस आर चैलेंज। किसका क्या रोल होगा, किस तरीके से काम करेंगे, वो चैलेंज होता है, वो डिस्कस होता है, उसके बीच में लड़ाइयां होती है और एंड में फाइनलाइज होता है। ठीक है, सो पहले क्या होगा? मिलेंगे, मिलके सारे कहेंगे मेरे को बैटिंग चाहिए पहले, मेरे को बैटिंग चाहिए पहले। उसके बाद आएगा नॉर्मिंग स्टेज। नॉर्मिंग मतलब सब नॉर्मल हो जाएगा, सब में कोऑपरेशन हो जाएगा और मिल बांट के वो रोल एग्री कर देंगे। चल ठीक है, पहले तुम दोनों के बैटिंग पे जाना, तुम दोनों पहले बॉलिंग कराना, तो यहाँ फील्डिंग करेगा, तो वहां फील्डिंग करेगा। दैट इज नॉर्मिंग स्टेज। सो 3 स्टेज, फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग एंड नॉर्मिंग। इसके बाद आता है परफॉर्मिंग। परफॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? अब क्रिकेट खेलना स्टार्ट कर देंगे। नाउ टीम बिगिंस टू परफॉर्म, दैट इज हमारी परफॉर्मिंग स्टेज। इसके बाद आता है डॉर्मिंग स्टेज। डॉर्मिंग स्टेज बेसिकली क्या होता है? इसको मैं नीचे देखता हूं, रुको, वहां अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। डॉर्मिंग स्टेज इज if a team remains for long time in performing phase, there is a danger that it will operating on automatic pilot. Group thinking occurs when occurs to the extent that group may be unaware of the changing circumstances. Instead, maintaining the team become is one of the primary objectives. So dormant stage basically क्या कहते हैं? अब सारे एक ही तरह से क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब हमने टीम में जो बोला ये पहले बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, हर बार वही चल रहा है।
तो उससे क्या होगा, जब टीम वैसी चलेगी, हो सकता है किसी दूसरी टीम को हमारे बारे में पता चलता है कि ये ऐसे करते हैं और वो अपनी स्ट्रैटेजीज बना लें, तो हमारे को उसमें कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर हम सेम ही चीज बार बार करेंगे तो मोनोटनी हो जाएगी और कुछ नया नहीं हो पाएगा। अगर हम सेम ही चीज बार बार करते रहेंगे तो ना ग्रोथ होगी, ना कुछ होगा, ना कुछ नया हो पाएगा। हो सकता है जिस बंदे को हमने बॉलिंग दी है वो बैट्समैन भी बहुत अच्छा है, हो सकता है जो बैट्समैन है वो बॉलिंग भी बहुत अच्छी कराता है, तो उसमें हमें वो चीज देखनी पड़ेगी, दैट इज डॉर्मिंग स्टेज। और लास्ट आता है एडजर्निंग स्टेज। द टीम हैज फुलफिल्ड इट्स ऑब्जेक्टिव and is due to be closed now. This is likely to upset team members who are used to working together in a team. So dorming stage जो adjourning stage मतलब क्या होता है कि अब हमारी टीम जीत गई, सारे मैचेस जीत गई और टीम खत्म हो रही है, that is हमारा adjourning stage. So basically क्या होता है, बंद करना, हाँ टीम खत्म करना, टीम बंद करना। बेसिकली क्या होता है, क्रिकेट टीम तो कभी बंद नहीं होगी, लेकिन जो कंपनीज में टीम होती है उनको जो टारगेट अचीव हो जाता है तो टीम चेंज हो जाती है। जो टारगेट हमें मिलता है, जैसे तुम्हारे को F1 का टारगेट मिला, अभी तुम्हारी टीम है सबकी, F1 पेपर क्लियर, सारे कौन कहां जाएगा कौन कहां जाएगा किसको क्या पता, दैट इज हमारा एडजर्निंग स्टेज या मोर्निंग स्टेज। सिर्फ डॉर्मिंग में जो होता है, जो हम जो काम करते हैं परफॉर्म करते हैं और वो जैसे स्ट्रेटजी सबको पता चल रहा है तो उसको चेंज भी करते हैं, डॉर्मिंग में आता है या फिर नहीं? डॉर्मिंग में है, ठीक है। सो सबसे पहला फॉर्मिंग, टीम बनती है। स्टॉर्मिंग आपस में डिसाइड करते हैं, लड़ाई होती है कौन क्या करेगा। नॉर्मिंग सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और सब कुछ डिसाइड हो जाता है। परफॉर्मिंग सारे परफॉर्म करते हैं। फिर डॉर्मिंग स्टेज कुछ चेंजेस करने हैं, कुछ एडिशनल करने हैं वो करते हैं, और लास्ट में एडजर्निंग, अब हम टीम खत्म कर देते हैं क्योंकि हमारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो गए, ठीक है। चलो फटाफट से नहीं, आज तो नेक्स्ट भी खत्म कर दूंगा, तभी तो मैंने साथ बुलाई आज। तुम्हें क्या लगता है कि सब होगा? चलो ठीक है, ये क्वेश्चन छोड़ दो, ऐसे एग्जाम में आपने बोला था ना कि कुछ 2 चैप्टर्स करना वो जब कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। मुझे देखने पड़ेगा ना तुम्हारी स्किल्स के अकॉर्डिंग कौन से दूसरे बार, मतलब मैं वो कहूंगा तो घर पे पढ़ेगा ना, वो कुछ ऐसे खास करो कि यहाँ पे स्पेशली उसको टाइम चाहिए, ठीक है। चलो अब आता है टीम इफेक्टिवनेस। Peter and Waterman define 5 key aspects of a successful team. कि टीम को अगर आपको सक्सेसफुल करना है तो there are 5 key aspects जो टीम में होनी चाहिए, ठीक है। पहला है the team should be relatively small, कि टीम छोटी होनी चाहिए। अगर कंपनी में लोग जॉब कर रहे हैं और मैंने बहुत 25-30 बंदों की 100 बंदों की टीम बना ली तो वो बहुत इफेक्टिवली नहीं चलेगी। बेटर 10-10 की अलग-अलग छोटी-छोटी टीम्स बनाओ, कहते हैं डिवीजन ऑफ वर्क, काम डिवाइड कर दो। सो दैट इज टीम शुड बी स्मॉल। सेकंड, द टीम शुड हैव लिमिटेड ड्यूरेशन। टीम ऐसा नहीं होनी चाहिए कि बहुत लंबी चले, कि तुम 5-6 साल तक वही टीम चलाओ। उसका रीजन क्या होता है, अगर तुम सेम टीम चलाओगे तो वहां फ्रेंड्स बन जाएंगे तो काम कम होगा, दोस्ती यारी ज्यादा होगी। तो बेटर है कि टीम शुड बी फॉर लिमिटेड ड्यूरेशन। तीसरा होता है मेंबरशिप ऑफ द टीम शुड बी वॉलंटरीली। ऐसा नहीं है कि जबरदस्ती उसको टीम में घुसाओ। इफ ही इज इंटरेस्टेड और शी इज इंटरेस्टेड तभी वो टीम का मेंबर बने, अदरवाइज नॉट। तुम बोलो नहीं तुम सबने टीम में काम करना है, हो सकता है तुम टीम में ठीक से ना काम करो और टीम इफेक्टिवली काम नहीं करेगी फिर। लेकिन मैंने टीम बनाई, मैंने सोचा चलो हम सारे घूमने जा रहे हैं, एक टीम बना के लेट्स प्लान अ ट्रिप। तुम्हें सबको बोले कि सबने 1000 रुपए लाओ, जाना ही जाना है, तो ऑब्वियसली हो सकता है हम ठीक से ना जा पाए, तो वो जाना भी नहीं चाहते, जबरदस्ती ले आए। लेकिन अगर मैं वॉलंटरीली बोलूं जो चाहता है वही है, तो वो खुशी-खुशी आके काम करेगा। दैट इज इट शुड बी वॉलंटरी। कम्युनिकेशन शुड बी इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। मतलब अगर मैं कम्युनिकेशन फॉर्मल रखूंगा, सारा काम मेल्स पे होगा, सब कुछ होगा, तो उस टाइम पे वो बंदे बहुत कहते हैं ना अच्छा फील नहीं करेंगे, मोटिवेटिंग फील नहीं करेंगे कि यार क्या हर रोज मेल आती है सुबह सुबह। अगर मैं मुंह से बात करूं, सारे मिल बांट के काम करें, अच्छा लंच भी करने जाएं, काम भी करें, सो कम्युनिकेशन शुड बी इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड, ताकि अच्छे से मिल बांट के बात करें सारे, तो काम भी अच्छे से होगा। मैंने उससे पूछा काम हो गया, हाँ हो गया, चलो ठीक है आगे बढ़ो। मैंने उसको मेल डाली, हैव यू डन द वर्क, नॉट येट, व्हेन यू विल बी कंप्लीटिंग द वर्क। उसने बोला आफ्टर 1 आवर, व्हाई विल टेक 1 आवर, डू इट इन 30 मिनट्स। ऐसे लड़ाइयां चल रही है तो काम ठीक से नहीं होगा। काम हो गया बस 10 मिनट लेंगे, जल्दी करेगा मैं चलते, बहुत फर्क पड़ जाता है उस चीज से। दैट इज कम्युनिकेशन शुड बी इनफॉर्मल एंड अनस्ट्रक्चर्ड। लास्ट आता है
द टीम शुड बी एक्शन ओरिएंटेड। एक्शन ओरिएंटेड मतलब कि टीम का होना चाहिए कि हमें काम करना है, बातें नहीं करना, हमें टास्क अचीव करना है जो हमें दिया गया है। ठीक है सर हाँ? एक मिनट में नोट करूं। हाँ, एक्शन ओरिएंटेड मतलब टीम का फोकस होना चाहिए कि हमें टारगेट अचीव करना है, तभी टीम आगे बढ़ पाएगी। चलो फटाफट से अंडरस्टैंडिंग 8 पढ़ो और इसका आंसर दो। कौन बताओ? नहीं बोलो, तुम यहाँ से देख रहे हो, मेरे को इसमें बताओ कौन सा सही कौन सा गलत है, और जो नहीं है वो क्यों नहीं है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये तो होती है। क्वेश्चन क्या है, मुझे क्वेश्चन बताओ। Consider the following types of group behavior. ग्रुप का बिहेवियर क्या क्या है इसमें नहीं, बताया। Which of these would अरे आराम से not रहो, be हाँ, बोलो। Which of these would not be characteristic of an ineffective? हाँ, मैं बोल देता हूँ इनइफेक्टिव ग्रुप बताओ, इसका मतलब क्या है? सर अवॉइडेड कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है? बताओ क्वेश्चन क्वेश्चन बोल बताओ। रहा है कि जो ये पीछे हमने एक्सप्लेन किया है ना, ये जो ग्रुप का टीम इफेक्टिवनेस है, उसमें तो ये पूछ रहा है कि कौन सा नहीं है। गलत है, तुमने पकड़ा ही गलत है। सर तुमने आंसर दे दिया मेरे को यहाँ से देख के, और क्वेश्चन तुम्हें समझ नहीं आया। और कोई बताओ। सर यहाँ तो डी है नहीं, मैंने करा था ना, तुमने देख लिया था, मैंने जो किया था हैं डी ना बी है। बी है इसका आंसर। बी है इसका आंसर। बट क्यों है बताओ? सर इसमें हमें इफेक्टिव ग्रुप का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पूछ रहे हैं। एग्जैक्टली सर ये घुमा के पूछा है इनडायरेक्टली, कोई पूछने की क्योंकि नॉट और इनइफेक्टिव दे दिया सर। तो मतलब इफेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? हाँ। बस क्या है सर? अगर वो दिया हुआ विच ऑफ दीज वुड नॉट बी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनइफेक्टिव। इनइफेक्टिव मतलब जो बेकार ग्रुप होते हैं। हाँ। बेकार ग्रुप का कौन सा कैरेक्टरिस्टिक नहीं नहीं है, है। मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो अच्छे ग्रुप का है। हाँ। ठीक है ना, मतलब कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो अच्छे ग्रुप का है। अच्छे ग्रुप का अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, ये हमारा अच्छे ग्रुप का नहीं कह सकते इसको। स्मॉल नंबर ऑफ मेंबर, ये हमने पढ़ा था। सब डी Yes, सेकंड sir. लैक ऑफ कम्युनिकेशन, ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग इसके बाद स्ट्रॉन्ग प्रेशर, नहीं। ये भी नहीं होगा। स्ट्रॉन्ग प्रेशर, क्लियर ऑब्जेक्टिव, हाँ। डोमिनेंट डिवीजन, ये भी नहीं। सर क्लियर ऑब्जेक्टिव होता है, इसमें तो लिखा था एक्शन ओरिएंटेड। अरे तो मतलब क्लियर Point तो भैया। तो भैया ना। तो एक बात बताओ, व्हाई नॉट फर्स्ट? अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं होना चाहिए? सर ऑब्वियस सी बात है, किसी चीज पे कॉन्फ्लिक्ट कोई बहस तो होगी ना। अगर आपको किसी एक टीम में किसी कंक्लूजन पे पहुंचना है तो थोड़ी बहुत तो सब अपने अपने ओपिनियंस देंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट तो होगी। एग्जैक्टली, ये बिल्कुल सही पॉइंट है। अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं है, इसका रीजन क्या है? अगर तुम टीम को अच्छे से काम करवाओगे तो हो सकता है किसी एक का व्यू अलग हो, किसी एक का अलग हो, तो उनको फाइट करनी पड़ेगी और एंड में अल्टीमेट कंक्लूजन आएगा। कॉन्फ्लिक्ट तो हर टीम में होता है, छोटा और कॉन्फ्लिक्ट तो हर टीम में होता है। अगर इनइफेक्टिव टीम हो, इनइफेक्टिव ग्रुप, कॉन्फ्लिक्ट कहाँ नहीं हो सकता? दोस्तों में। हाँ। दोस्तों में कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता। टीम में अगर तुम काम कर रहे हो फॉर्मल टीम में, तो लड़ाइयां थोड़ी बहुत बनती हैं, ठीक है। लेकिन अगर तुम अकेले दोस्तों के ग्रुप में हो तब हो सकता है वहां लड़ाइयां ना हो। तो अवॉइडेंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इनइफेक्टिव ग्रुप, कि वहां पे वो कॉन्फ्लिक्ट को छुपाते हैं, अवॉइड करते हैं, छोड़ो क्या लड़ाई करते। हाँ। ठीक है। बट सर इस अकॉर्डिंग तो ये इफेक्टिव ग्रुप का वो हो गया ना डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट। बस के बाद चैप्टर खत्म है हमारा। बिल्डिंग द टीम एंड इंप्रूविंग इफेक्टिवनेस, कैसे हम टीम को अच्छा बना सकते हैं और अच्छे से टीम काम करे वो कर सकते हैं। So teams are not always able to achieve their goals without some outside intervention or support from management. As such, managers may attempt to create team building exercise for workers. Team building exercises are tasks designed to develop group members and their ability to work together. Team building exercises tend to be based around developing the team in several areas including, हम team building exercise क्या होती है? जैसे मैंने जैसे याद है मैंने वो बनाया था एक, तुम्हें एक बताया था एग्जांपल कि मैं वहां गया था, टीम का लीडर था, बताया था वो जो फ्रिस्बी वाला एग्जांपल था, याद है? तो उसमें हम सबको जो मेरे साथ बंदे थे, वी हैव टू एक्ट एज अ टीम। अगर मैं अकेला अकेला करता तो मैं तो काम ही नहीं करता कि मैं क्या करूं, तुम कर लो। तुम्हें पता है आर्मी में क्या होता है? आर्मी में
जब आर्मी का सिलेक्शन होता है, मतलब इट्स आई एम नॉट वेरी क्लियर अबाउट दैट, बट दैट द थिंग आई हैव हर्ड इज आर्मी में जब बंदे का सिलेक्शन होता है ना, तो उसमें पहले नॉर्मल एग्जाम वगैरह होते हैं, उसके बाद ग्रुप एक्टिविटी होती है, और अगर ग्रुप में से एक भी बंदा खराब निकला पूरा ग्रुप बाहर हो जाता है। अगर ग्रुप है 6 बंदे, जैसे हम सारे ग्रुप है आर्मी में जा रहे हैं, ठीक है, हमें उन्होंने बोला कि इतने मीटर भागो, एक भी बंदा रुक गया ना टीम का, पूरी टीम बाहर हो जाएगी। उस एक बंदे की गलती की वजह से पूरी टीम बाहर हो जाएगी, क्योंकि उससे क्या सीख मिलती है, जैसे आर्मी है, आर्मी में एक बंदे की गलती की वजह से पूरी टीम को दिक्कत हो जाती है। सेम वे हमारा बिजनेस में भी ऐसे ही होता है, एक बंदे की गलती की वजह से पूरी टीम खराब हो जाती है। सो हमें क्या करना होता है, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज होती है जिसमें हमें सिखाया जाता है कि टीम के साथ आपको कैसे काम करना चाहिए। अकेले अब मेरे को जैसे काम दिया, जैसे बहुत पहले हमें एग्जांपल दिया था, और हमें ये टीम बिल्डिंग जब मैं जॉब करता था वहां पे भी मैं कराई गई थी। उन्होंने हमें क्या दिया था, उन्होंने हमें दिया न्यूज़पेपर। सुनना, उन्होंने हमें दिया एक न्यूज़पेपर, हमें दी उन्होंने 6 पेंसिल्स, बड़ी पेंसिल, टेप और एक प्लास्टिक वाला स्केल, और उन्होंने बोला उससे ब्रिज बनाओ, और ब्रिज शुड बी हैवी इनफ कि वो बुक का वेट सह सके। मतलब एक ब्रिज बनाओ और इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज होना चाहिए कि वो बुक का वेट सह सके। ऐसा नहीं है कुछ भी बस टेढ़ा मेढ़ा बना दिया, हवा में लटका दिया, कुछ भी करके। इतना स्ट्रॉन्ग ब्रिज होना चाहिए कि वो पूरी बुक का वेट सह सके, और हम बुक रखेंगे उसके ऊपर। तो ऐसे उन्होंने क्या किया, सबको टीम्स में बांटा। तो अगर पता है इंडिविजुअली मैं ऐसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, तो क्या होगा, वो काम नहीं हो पाएगा। सबको मिल बांट के काम करना पड़ेगा कि चलो उसके पास आइडियाज अच्छे हैं, जैसे टीम रोल हमने पढ़ा था, उसके पास आइडिया अच्छे हैं, उसके रिसोर्स अच्छे, दूसरी टीम वाले कुछ चुरा के ले आया, ठीक है, एक है फटाफट से करो, टाइम होने वाला है। सो ऐसी ऐसी चीजें होती है, उन चीजों से हमारी टीम बिल्डिंग होती है कि हाउ टू वर्क इन अ टीम, मिल बांट के कैसे काम करना है। तो वही बता रहे हैं टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस के फायदे क्या होते हैं। टीम बिल्डिंग एक्सरसाइजेस टेंड टू बी based around developing the team in several areas। कि टीम बिल्डिंग से क्या होगा, पहला improved communication। जब सोचो सीधा सीधा तुम ऑफिस में आए हो, आप काम करना स्टार्ट कर दिया, हो सकता है तुम अपने कलीग से अच्छे से बात ना करो, लेकिन अगर क्या करें फोन पे सर वो मम्मी का एक्स है। अच्छा, तो improved communication कैसे होगा, और मैं पहले ही आपको किसी की एक्टिविटी करवा दूं, सारे मिलवान के काम कर रहे हैं, दैट मींस अब तुम ऑफिस में भी बंदे से अच्छे से बात करोगे। अभी तो कल तो खेल के आए थे तो अच्छे से बात हो जाएगी। सो इंप्रूव कम्युनिकेशन, बिल्डिंग ट्रस्ट, टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज से ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। सोशल इंटरैक्शन, अपार्ट फ्रॉम फॉर्मल इंटरैक्शन हमारा एक सोशल फ्रेंडली इंटरैक्शन भी हो जाता है। मेजरमेंट ऑफ टीम इफेक्टिवनेस, हमने जो एक फर्स्ट पॉइंट पढ़ा इंप्रूव कम्युनिकेशन, हाँ। बट इसमें तो फिर वही वो आ गया ना कि वो फ्रेंड जोन वाला, फिर वो इनइफेक्टिवनेस में चला जाएगा। नहीं, कम्युनिकेशन मतलब अब तुम अच्छे से बात कर सकते हो। जैसे पहले तो ठीक से बात नहीं कर पाते, हिचकिचा रहे कि बात ही नहीं करनी, कि नहीं यार छोड़ दो, उसको जानता नहीं, मेरा सीनियर है, कुछ पता नहीं कैसा है। लेकिन अगर टीम बिल्डिंग एक्सरसाइज करिए सबने और क्रिकेट खेल रही है तो अपनी जैसा ही बनता है, इससे तो बात कर सकते हैं, इजीली खुल के बात कर सकते हैं। दैट इज कवर इंक्रीज कम्युनिकेशन, इंप्रूव कम्युनिकेशन। अब इसके बाद आएगा हमारा measuring team effectiveness। there are many possible ways of measuring team effectiveness कि टीम हमारी अच्छी है कि नहीं, इफेक्टिव है कि नहीं, how can we check that। तो पहला है the degree to which the team achieved its stated objectives and quality of its output। जो मैंने टीम को टारगेट दिए थे वो टारगेट किस लेवल तक अचीव हुए। अगर टारगेट पूरे अचीव हो गए दैट मींस टीम बहुत अच्छी है, अगर टारगेट ओवर अचीव हो गए दैट मींस टीम बहुत ज्यादा अच्छी है, और अगर टारगेट नहीं अचीव हुए दैट मींस टीम अच्छी नहीं है। टीम मेंबर सेटिस्फैक्शन, दिस कुड बी मेजर्ड अमंग्स अदर ट्रस्ट बाय यूजिंग लेबर टर्नओवर एंड एब्सेंटीज्म रेट। अगर तुम्हारी टीम में 10 बंदे हैं और पूरा साल किसी ने कोई छुट्टी नहीं मारी, सारे अच्छे वाले आ रहे हैं, बातें कर रहे हैं, दैट मींस तुम्हारे सारे बंदे खुश हैं। टीम में एक बंदा है वो बहुत छुट्टियां मारता है, मतलब उसको ऑफिस आने का मन ही नहीं करता, ठीक है, लड़ाइयां बहुत होती है, तुम्हारी टीम में बहुत बंदे छोड़ के जा चुके हैं, दैट मींस तुम्हारी टीम अच्छी नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। तीसरा एफिशिएंसी, द रिसोर्सेज यूज्ड टू अचीव टीम ऑब्जेक्टिव। जो तुम्हें मैंने टारगेट दिए थे वो कितने रुपए लगा के अचीव हुए। एक टीम ने सेम काम किया 1 लाख में, तुमने काम किया 70,000 में, दैट मींस तुम्हारी टीम ज्यादा इफेक्टिव है। एक टीम ने काम किया 1 लाख में, तुमने किया 2 लाख में काम, दैट मींस तुम रिसोर्सेज को ठीक से यूज नहीं कर रहे, वेस्टेज ज्यादा कर रहे हो, ठीक है। अब फटाफट से अंडरस्टैंडिंग 9 करो। चलो मैं बता रहा हूं, देख लिया। Which of the following would be expected to be characteristic of an effective team? High labor turnover? नहीं। High labor turnover मतलब क्या होता है, लोग बहुत जल्दी छोड़ के जा रहे हैं। Low absenteeism? हाँ।
कि लोग छुट्टियां कम मार रहे हैं, दैट मींस अच्छी टीम है। हाई प्रोडक्टिविटी अच्छी आ रही है। चलो फटाफट से इसके क्वेश्चंस करो, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मैं 5 मिनट में फटाफट से करो अंडरस्टैंडिंग सारे। असर्टिव मतलब तू भी सही अपनी जगह सही और मैं अपनी जगह सही। हो गया करें? चलो बताओ फिर कौन सा? What is the answer of understanding time? उन्होंने बताओ। सर ये ना मैंने पढ़ा नहीं हुआ, मेरे को लग रहा है। तुमने पढ़ा नहीं, ठीक है। अच्छा चलो 11वां ये भी नहीं पढ़ा हुआ। मेरे को लग रहा है मैंने पढ़ा नहीं पढ़ा हुआ। लग क्या है? चार्ट है। सर ये वाला सी डी का फर्स्ट का सब्जेक्ट उसका हाँ 10 का सर 12th का सी है, 10th का क्या कह रहे हैं? 8th का डी है। 10th का D। डी Why has this started new job role? He has been asked to wear a uniform that identifies the junior manager staff, which is this is role sign के sign role sign ये है। रोल कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए क्योंकि उनको समझ में नहीं आ रहा। Dress सर रोल कॉन्फ्लिक्ट तो आपने बोला समझ नहीं आ रहा। दो रोल्स कहाँ पे हैं उसके? उस दिन भी तो यही गलती करी। रोल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं जब दो रोल्स। इसमें कहाँ लिखा हुआ? Why has this started new job in the store? She has been asked to wear a uniform that identifies her as junior member of staff and which is quite different from those worn by store managers. साइन वाला सर साइन वाला It should be role sign. Set कैसे होगा? इसके कपड़ों से हमें पता लग रहा है कि इसका रोल क्या कंपनी में। That is sign. ध्यान से चलना। कहाँ हो गया ध्यान? चलो 11 का बताओ। Assertive behavior violates other individual rights, often lead to conflict. सर मैंने ये टॉपिक किया लास्ट क्लास में। वो assertive था। सर असर्टिव फॉल्स। क्यों assertive क्या? सर असर्टिव होता कि नहीं, असर्टिव होता तू भी सही है और मैं, तू अपनी जगह सही है और मैं अपनी जगह सही हूँ। फिर वो कौन सा होता है? तू अपनी जगह मैं सही हूँ, तू गलत है। अग्रेसिव। अग्रेसिव। और एक था पैसिव। हाँ तो assertive is right. assertive नहीं दूसरे का राइट्स करता क्योंकि हम उसको बोलते हैं तू अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ। क्या दोनों से एनर्जी बिना पड़े assertive violates another behavior, that means assertive nature क्या होता है? तू अपनी जगह सही है, कोई बात नहीं, मैं अपनी जगह सही हूँ।
और एग्रेसिव होता है कि तू गलत है मैं सही। तो अगर एग्रेसिव होता तो आंसर शुड बी ट्रू। मैं वही देखना चाहता था कि तुम्हें डिफरेंस आता है कि नहीं आता। तो चलो उसके बाद 12 सी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रुप इफेक्टिवनेस। बताओ इसमें से कौन सा है कौन सा नहीं है। सर सी है इसका। सी ग्रुप डिसीजन मेकिंग में बी स्लोअर देन इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। सर डी। हाँ ठीक है। कंपटीशन में एग्जिस्ट इन ग्रुप व्हिच इज ऑलवेज डिस्ट्रक्टिव। नहीं, always कंपटीशन अच्छा भी होता है। ठीक है, ये सही है, ये सर गलत। तो दो ऑप्शन का लिमिट होगा सेकंड। तो बचा फर्स्ट किस किस में आ रहा है? चारों में आ रहा है। सेकंड ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, बचे सी और डी। Group tend to produce decisions that are compromises and may be less effective than those made by individual. हाँ, ये सच है। तेरह में तो इसका मतलब एक बात होता है। सर इसका मतलब हमारा फोर्थ का मतलब समझो। पहले सी का बता दो। Group tend to produce decision के जो इसमें डिसीजन ग्रुप में हम लेते हैं वो कॉम्प्रोमाइज। जैसे आपने कल बताया सर अगर चार बंदे हैं सही तो चार बंदे अपना बता रहे हैं। फेवर में एक अनफेवर में वो नहीं पता कि सारे मिलके पीटेंगे तो नहीं। तेरे को एग्जांपल दिया था कि क्या था, चार बंदों ने मिलके बोला कि ऐसे होना चाहिए। अब रूफूस को बात माननी पड़ेगी कि यार कोई बात नहीं मान ले तो मेरे को वरना मार देंगे सारे। दैट मींस कि तेरे को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। ठीक है। इंडिविजुअल डिसीजन आर सब्जेक्ट टू मोर कंट्रोल देन दोज मेड बाय ग्रुप। मोर कंट्रोल मतलब चेकिंग या कुछ, इंडिविजुअल चेकिंग होती नहीं है। इंडिविजुअल के पास कंट्रोल है ना। सब्जेक्ट टू मोर कंट्रोल देन दोज में। कंट्रोल मतलब चेकिंग, कंट्रोल मतलब चेकिंग। इंडिविजुअल डिसीजन जो लेगा उस पे कोई चेकिंग तो होगी नहीं, लेकिन अगर ग्रुप डिसीजन लेगा उस पे कंट्रोल से लेगा कि नहीं ऐसे मत कर, ऐसे कर, ऐसे मत कर, ऐसे एंड बेसिकली एक इंडिविजुअल का डिसीजन नहीं ग्रुप का डिसीजन ज्यादा बेटर होगा इंडिविजुअल के डिसीजन। ग्रुप का डिसीजन ज्यादा बेटर होगा इंडिविजुअल से क्योंकि उसमें एक्सपीरियंस बहुत आता है। कंट्रोल का मतलब ये नहीं होगा अपने हिसाब से। नहीं वो कंट्रोल, वो वाला कंट्रोल होगा। ठीक है, सो ये नहीं होगा। आंसर शुड बी 1 and 3। 13 का आंसर Which of the following type of is more likely to diffuse conflict when dealing with other people? इसका बी है सर। डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना। हाँ, तो वो किससे होगा? तो जिससे मैंने ये टॉपिक नहीं पढ़ा। ए असर्टिव या फिर पैसिव? पैसिव। ए में भी ना पीछे ए है। सर तू भी सही है, मैं भी सही हूँ। तू भी सही है, मैं भी सही हूँ। पैसिव क्या होता है? तू ही सही है, मैं गलत हूँ। भाई तू सही है। मैंने तीनों को बताया था, तुम चाहिए याद करो। असर्टिव मींस, असर्टिव का मतलब होता है तू सही मैं सही कोई बात, हम लड़ेंगे, मैं अपनी जगह सही हूं, तू अपनी जगह सही है। अग्रेसिव मैं ही सही हूं तू गलत है। और पैसिव का मतलब कोई बात नहीं, तू सही है मैं गलत हूं, खुश रहे। सर पैसिव भी तो हो सकता है। मैं वही कह रहा हूं, पैसिव भी इसका आंसर हो सकता है। मोर लाइकली टू डिफ्यूज कॉन्फ्लिक्ट कि यार तू सही है कोई बात नहीं मैं गलत हूं, इसका आंसर शुड बी पैसिव। मैं सबसे पहले मैंने पैसिव ही दिया था। ठीक है, चलो एनीवेज अंडरस्टैंडिंग 14 छोड़ दो, 14 छोड़ना है। छोड़ दो। चलो नेक्स्ट चैप्टर। सर F2 में आने के क्वेश्चन होंगे। F2 नहीं सॉरी नहीं नहीं। चलो भाई बस 2 मिनट का ब्रेक करें, हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मोटिवेशन। हाँ, ये बहुत तेज कराऊंगा, बहुत तेज कराऊंगा। इसमें कुछ ऐसा खास नहीं है कि तुम्हें चीजें याद करनी, जो याद करने वाले होंगे वो मैं कराऊंगा। बट वैसे जैसे उस चैप्टर में था ना तू सही मैं गलत, ये सब वैसा ही होगा, बहुत डिटेल में ऐसा नहीं है। तो पानी ना मैं भर लेता हूँ पानी, तो बैठ जा। क्या हुआ, क्या हो गया? सुबह हो गई। तो बाकी पुराना एक बार जो लिखा हुआ है पूरा सर्च करके उसके लिए आपने बोला था थोड़ी देर की ब्रेक। नहीं मैं पढ़ाई के लिए क्या, पिछले मैंने टॉपिक्स लिखवाए हैं। ब्रेक का मतलब क्या था? मैं तुम्हारी बात मान गया, लेकिन उसको भी तो होना चाहिए ना, मेरे को पढ़ना है। तुमने क्या किया, कल का पूछा भी नहीं किसी से कि हाँ अमन ने भी कोशिश की, तुमने कोशिश भी नहीं की करना क्या पढ़ा। चलो आपने वीडियो बोला था, वीडियो है वो घर जाके देखनी है बैठ के। नहीं ऐसे तो मैंने डाली भी नहीं। अब फिर अमन ने कैसे कर दिया, पढ़ा हुआ है सर पीछे से देखिए चीजें, चाहे किसी देवे करा तो मैंने कर दी, तुमने तो मना ही कर दिया, मैंने नहीं करना। चलो कोई
क्या वीडियो बन रही है तू नहीं स्पीक का एग्जाम दे देगी कितना सिलेबस रिवाइज कर लिया अभी तक तो 14 तक हो चुका है। अच्छा थोड़ी हो चुका है 14 याद है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? 3 मेन टर्म्स हाँ, उनका 3 मेन टर्म्स यार वो तो मैं बोल रहा हूँ मैं खुद सोचता हूँ ज्यादा मैं खुद 3 4 चैप्टर में ले रहा हूँ ये थोड़ी सी ये कमाल की क्वेश्चन नहीं है तो उनको करने के बाद ज्यादा वो कलेक्टिव गोल है कंट्रोल परफॉर्मेंस और इकोनॉमिक तो बस के अलावा कुछ और सोशल नहीं मैं अभी मतलब इग्नोर से भी कॉम कर रहा हूँ लास्ट में नहीं पता छोड़ दिया था कॉलेज मतलब ड्रॉप फर्स्ट सेमेस्टर क्या छोड़ दिया मन नहीं किया कॉलेज बस ही नहीं कौन बैठेगा लेक्चर में सोशल अरेंजमेंट मैंने कहा सोशल हाँ सोशल अरेंजमेंट कलेक्टिव पर क्वेश्चन में ऐसा नहीं आता कि 3 वो 3 लिख दो तो नहीं वहां पे तीन हम चाहिए तीन मुझे लिखना है। तीनों में से 4 ऑप्शन दे देगा इन तीनों में से कौन सा कप्तान की फर्स्ट क्वेश्चन है ये हाँ। कप्तान की फर्स्ट क्वेश्चन है वो कप्तान कितनी बार किए मतलब एक बार कप्तान मैंने 5 चैप्टर तक 5 बार किया है और क्वेश्चंस 5 बार सारे क्लियर है सिर्फ 2-3 गलती है मेरी कप्तान में 5 चैप्टर से 5 बार किए क्वेश्चंस 5 बार किया है और उनमें सिर्फ 3 गलतियां हैं मतलब कि थोड़ी बीए में बैठती तो सर घूम जाता है और 5 चैप्टर में से 12 तक मैंने 3 बार किया है उनमें उसमें मैंने एग्जाम दी थी तो 100 क्वेश्चन में से ये क्या बोलते हैं शब्द एग्जाम्स का कौन से तरीके से किए कप्तान पर किया था अच्छा एग्जाम पे 102 क्वेश्चन में से 31 गलत था जो 5 मैंने छोड़ दिया था क्योंकि क्वेश्चन ही समझ में नहीं आई थी और बाकी तकरीबन 26 गलत था मैं भी करता हूँ रोज मेरे को लगता है कि मैं भूल जाऊंगा दिमाग नहीं जब क्वेश्चन ऐसे ही होता है अब जो क्वेश्चन के सेट देंगे ना उनको करने के बाद ज्यादा नहीं जब जैसे कोई पूछता है तो हमें लगता है हमें कुछ नहीं आता पर जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो समझ में आ जाता है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है हाँ ये कह रहा है कि जब पूनम बुक लेके बैठती है तो मेरा सर घूम जाता है ये तुम इसको कुछ बोलती नहीं तो बड़ी ऐसे इसके ताले लगा देते क्या करना है बोलो इधर सुन लो इधर निकाल लो फर्क क्या पड़ता है ये एक बात फर्क पड़ता तो बोलते हैं ना जब शेर इतना वीक लगे तो मेरा गिरर पे आए तो मेरा कोई खसूस भाई है, गिरर का भी शेर बहुत को अच्छे से। ये बोल रहे हैं ना गिरर जब शेर जब इतना वीक लगे कि गिरर उसके छत तक आ जाए तो कसूर गिरर का नहीं होता है शेर का होता है ऐसे बड़े छोटे में होता है जब बड़ा ऐसा हो तो छोटा वैसे ही हो जाएगा एग्जैक्टली लाइटली मत किया कर किसको लाइट थी इसको बोले तो मिल गया फर्क पड़ता है तुम्हारी घर में भी ऐसी होती है कि तुम यहाँ भी होते हैं हाँ पूरा लाइफ तुम्हें पता है कि घर में जाकर पढ़ने का मन ही नहीं कर रहा एंटरटेनमेंट चलता है एंटरटेनमेंट इनके माँ के साथ इतनी वो भी इतनी खुशियों सी रहती है कि जैसे मैं तो गई थी बुक सब कुछ छोड़ के चलो बात करते हैं दूसरे दिन हाँ वो तो बिल्कुल अलग है मैं दूसरे दिन पूनम ने मुझे बहुत पढ़ने के लिए मैं कभी तुम्हारे घर आके पैसे में पढ़ने के लिए नहीं आ जाती छोटा भाई तो सर आज बीपीपी की कॉपीज करा दो सर प्रिंट पूरे बुक के एग्जाम पेपर्स इनको बोल दूंगा मैं दे दूंगा वो यहाँ से याद बुक करवा ले मैं तेरे को मैं करवा सर दूंगा नहीं सर राशि के पास बीपीपी का एग्जाम थे मैंने प्रिंट करवाई थी तो राशि के पास है वो कल आएगा तुम भी कॉपी कर लो मेरी भी कॉपी कर लो क्योंकि मेरी बुक गुम हो गई मुझे पर राशि के पास है कौन सा बुक है वो दे दे पहले पेज में ऐसा क्यों सर ये सब मैं बहुत घूमती रहती हूँ ना यहाँ से दे थोड़े मेरे पे वो है ना गीला कचरा येलो में डालो सूखा कचरा ब्लू में डालो तुम कहाँ डालती हो मैं घर में घूम नहीं करती मैं बहुत घूमती रहती हूँ ना वो कोर्स और कौन सा कोर्स कर रही है इंग्लिश का कोर्स कर रही हूँ कोई कोर्स भी छोड़ा जो इंडिया में जो होगा जो सब लोग नहीं कर रहे हैं
अबे यार तुम सच में नहीं जी वो मोटिवेट नहीं कर तुम्हें पता है सकते मेरी इंग्लिश की क्लास में थे, उसको देखकर मुझे समझ आ रही है कि पढ़ाई क्या होती है। वो सिर्फ 6 बजे उठती हैं, जाकर दिल्ली की लाइब्रेरी से टोकन लेती है 6 बजे में, क्योंकि वहाँ पे अगर 9 बजे पहुँचोगे तो तुम्हारे लिए सीट 1 बजेगी। तो 6 बजे टोकन लेती है, जा फिर से घर जाती है और उसके घर से वहाँ तक जैसे आधा घंटे का रास्ता है, तो वो घर जाकर नाश्ता कर लेती है और 8 बजे मेरा आजकल तो मैं मेरी इनकम टैक्स क्लास चल रही है, मेरी वार्ड लग जाती है वो 8 बजे हमारा 6 बजे तक फर्स्ट ईयर मेरा एक साल तो लेट एडमिशन था, एक साल ड्रॉप हो गया। अब मेरा मार्च से स्टार्ट होगा बीकॉम मतलब 2 साल खराब हो गए। फर्स्ट ईयर शुरू होगा। हां पास में है ट्वेल्थ में। हां तो मैंने एक साल ड्रॉप हुआ है और एक साल लेट था, मतलब नॉर्थ में होता है ना कि 30 साल का एडमिशन क्लोज करने की बात होती है। कहने की बात होती है। चलो कोई बात नहीं, पता है दुनिया में बड़ी-बड़ी बातें होती हैं। नहीं अभी तो अब तुम सबका एक पहुंच हो गया अभी मैं तो फाइनल ईयर में आ गई। हाँ देख तो शायद कम हो चुकी है, पर बाकी का छोड़ना तुम भी छोटी नहीं यार, इतनी ज्यादा सोचो मत, पर थोड़ा ध्यान रखा करो। ध्यान क्या रखूं? कोई भी नहीं जाता कोई। नहीं मतलब उसमें नहीं है, पढ़ाई पे ध्यान रखा करो। पढ़ाई में तो मेरा बहुत ध्यान है, तभी तक तो मैं भी एक बार वो देखी नहीं जिस दिन तुम याद है हमारा मन नहीं लगता। हाँ यार फिर तो ये तो जाने वाली है। नहीं वो ग्रुप में एक आदमी होता है ना कब? The card is at the position. अरे फिर भी बता देंगे कुछ नहीं होगा। वो कौन सी जगह है? मतलब वो बेचारा है और पूनम बेचारा ही क्यों बेचारी है? बेचारा हाँ बेचारा उसको तो ना वैसे वो भी ऐसे। मैंने से बोला था ना मगर चल कपड़े लो कपड़े दिखाओ। हाँ बिल्कुल, वो तभी नीचे की बात आ रही है और स्कूटी और नहीं तो तू स्कूटी के पीछे बात ही नहीं स्कूटी वाला कहाँ? हाँ इसको बेस पे बात भैंस लेनी है, एक भैंस में एक रिक्शा लेना है और एक तसला, एक रस्सी, वो बरोबर सब उठाने होता है ना, सब उठाने। हाँ तो अच्छी बात है। आजकल कौन गाय भैंस रखता है? सब रखते हैं। कौन रखता है? नहीं पहली बार मुझे डाउट हुआ कि मेरे तुम जैसे आदमी को क्यों भाई बोला, तुम जैसे भाई हो तो भाई जी ऐसा भाई हो ना दुश्मन की तो भाई आप आवश्यकता भी नहीं है। राजकुमार को दे दोगे ताकि वो रानी बना के रखे और तुम बोल रहे कि इसको रेशा ये तो रक्षण को देंगे तो बस चले ना रक्षण को। तुम भी ज्यादा उछलो मत, मुझे उसको हैंडल करने दो। कोई नहीं कोई बात नहीं मेरी किसी जैसे का हालात होता है, है। हालातों के हिसाब से रहना पड़ता है, क्या करें? हाँ हाँ मतलब इतनी बेकार ये हमको इतनी भी बात कभी नहीं बोलती करनी थी, बताती ना। हमको बोलती थी मैं बोलती थी भैया पढ़ लो ये हो वो हो, तुम क्या करोगे जैसे लाइफ में क्या करोगे। वो बोल रहे थे अभी हमारी फैमिली में से सब लोग जैसे इंजीनियर डॉक्टर ये वो बन रहे हैं, किसी को तो शॉपकीपर बनना चाहिए, किसी को तो क्लीनर बनना चाहिए, ये सब क्या कौन करेगा घर में? मुझे तुम ही मिलो ये सब करने की, मुझे तुमने कॉलेज में अफगानिस्तान से किया है? उसने भी किया है, मेरा भी हुआ है। क्या क्या कौन सा डिग्री? वो इंग्लिश पे किया है, उसका बैचलर इंग्लिश पे है और बाकी कौन में से होता है मतलब? बीकॉम आई डोंट नो बीकॉम नहीं लगता है कि आप बैचलर था क्या बीकॉम बोलते हैं? बैचलर हो चुका है मेरा। मैंने क्रिश्चियन लैंग्वेज पे किया है और उसने इंग्लिश पे किया है। किसने हाँ हाँ कॉलेज में बैचलर मतलब लैंग्वेज का होता है। हाँ जैसे आप लोग यहाँ पे हाँ, हिंदी में हाँ, होता है। पंजाबी में ऊपर यहाँ पे हिंदी में नहीं कर रहा होता। होगा। हिंदी होता है इंग्लिश ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स इको ऑनर्स वाले बात है, इंग्लिश ऑनर्स है तो है but इतना नहीं है। बीकॉम नहीं है ना, वो बीए में आ गया, मतलब बीए यहाँ पर भी होता है हिंदी लैंग्वेज में भी। तो वहाँ पे बीकॉम में सब नहीं होता, बीकॉम बीटेक। या मोस्टली पता है बाहर की कंट्रीज में, हमारे यहाँ ये बीए बीकॉम, बाहर में सब शायद बीएससी बोलते हैं सब सारे नहीं, डिग्री किसी भी वैसे भी बिल्कुल difference है। ऐसा नहीं जैसे- बात है। बट एक बात वहाँ पे अफगानिस्तान में तो एक पेपर आसान आता था, एक नहीं पेपर किया। आसान है हाँ पूरी दुनिया में बीकॉम भी उर्दू के लिए सर ने बोला अफगानिस्तान में ऐसे वो S7 करने के बाद बीएससी की डिग्री हमारी फैमिली में से एक पर्सन एक ऐसे कर रहे हैं गाइस सर मेरे अलावा कोई नहीं पढ़ता था।
नाइन के बाद सॉरी सर मेरा कोई नहीं पढ़ रहा है ग्रेजुएशन में पढ़ रही है हाँ, FE के बाद डिप्लोमा है गवर्नमेंट की हाँ, नहीं तुम वो हम वो उसकी बात करें जो BSc बीएससी का तो ग्रेजुएशन गाइस बस चलो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन चलो सर बेसिकली फॉरेन में बीकॉम और BA ऐसे नहीं होता सिर्फ BSc होती है ना नहीं है बीएससी कहाँ से आ गई गवर्नमेंट डैडी सॉरी सर नहीं वो ये बीएससी कहां से लाइक हमारे यहाँ बीकॉम पढ़ा था ना हमने कहीं कि वहाँ पे BSc ही बोलते हैं सिर्फ इंडिया में और सिंगापुर में है जहाँ बीकॉम है हमने नहीं एक्चुअली जो हमारा काउंसलिंग हुई थी ना इसकी ACCA की तब उन्होंने बताया चलो जो भी है सिर्फ बीकॉम की फुल फॉर्म क्या होता है? बैचलर ऑफ कॉमर्स बैचलर ऑफ कॉमर्स। तो फिर बैचलर तो हर किसी बेसिस में होता है, सिर्फ कॉमर्स में नहीं होता। चलो ये बात 12:30 में डिस्कस करना, अभी पढ़ लेते हैं चैप्टर, ठीक है। अब तुम्हारा नेक्स्ट चैप्टर है 21st चैप्टर, दैट इज मोटिवेशन। अब मोटिवेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को मोटिवेट करना, मतलब मोटिवेट है ना, एनकरेज करना, उसका हौसला अफजाई करना, ताकि वो अपने पोटेंशियल पे खड़े हो। एग्जैक्टली दैट इज मोटिवेशन। सिर्फ हौसला अफजाई कौन सी है? तो वही मैं सोच रही हूँ सर कहाँ पहुँच गए अफजाई मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूँ, वही बोल रही हूँ सर। अच्छा आपसे कहाँ से पता चला? पता है तो इतनी तो हिंदी आती सर है। मैंने उससे बोला था ना सर को सारे देश घूमे हुए हैं, पर्सन भी आते हैं। मेरे को हिंदी ठीक से लिखनी नहीं आती। अभी नेक्स्ट वीक मेरे कजन की शादी है तो उन्होंने कहा था हिंदी में नाम लिख दो, मैं बोल नहीं पाया, इंग्लिश में नानी का नाम लिखा। पता नहीं उनको समझ में आएगा नहीं। चलो ये लेते हैं, चलो लेट्स स्टार्ट विद मोटिवेशन। सेटिस्फैक्शन मोटिवेशन पहले हमारे पॉइंट्स के इसमें सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन। तो सेटिस्फैक्शन एंड मोटिवेशन देखते हैं अभी इनमें डिफरेंस क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल रीड व्हाट मोटिवेशन इज। सो इन एन ऑर्गेनाइजेशन मोटिवेशन रेफर्स टू willingness of individuals to perform certain tasks or actions. It is the incentive or reason for them behaving in a particular way. मतलब वो क्या उनके अंदर इच्छा है काम करने की, उससे पता लगता है कि वो मोटिवेटेड है या नहीं। अगर कोई आके अच्छे से पढ़ाई अब जैसे तुम आके यहाँ पे अच्छे से पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, घर जाके क्वेश्चंस कर रहे हो, दैट मींस यू आर मोटिवेटेड टू स्टडी। लेकिन अगर तुम आगे मस्ती मार रहे हो, कोई होमवर्क नहीं कर रहे, कोई क्वेश्चंस नहीं कर रहे, दैट मींस यू आर नॉट एट ऑल मोटिवेटेड, यू डोंट वांट टू स्टडी। इससे पता लगता है कि कौन मोटिवेटेड है कौन नहीं। तुम कहते हो तो मैं बता दूं इस क्लास में कौन जो मुझे लग रहा है कौन सर मैं है। नहीं मैं बोलना नहीं चाहता, मैं किसी के साथ देख नहीं सर किसी की फीलिंग कर रहे हो प्लीज। देखो तो मुझे लग रहा है मैं फुली मोटिवेटेड बोलूं अभी को, तो पहली लेवल पे आते शब्द फुली मोटिवेटेड पढ़ने के लिए। वो अलग बात है, कुछ चीजों में जैसे लैंग्वेज बैरियर है कुछ है, तो कई बार शी इज नॉट एबल टू कोप अप, बट शी इज डूइंग। दूसरे नंबर पे रूफस बहुत कर रहा है। तुम्हारा तो कर सकते हो, लेकिन तुम छुट्टियां, तुम जो भी सिचुएशन है, मैं मान गया सिचुएशन तुम्हारी, बट मेरे को थोड़ा उस चीज में लग रहा है जैसे टेस्ट भी हुआ था, वहां क्वेश्चन भी हुए थे, तुम्हें वो क्वेश्चन देने के लिए। चौथे नंबर पे एक्चुअली चौथे नंबर पे कोई है ही नहीं तो मेन ये तीन है। अब तुम्हारी जो लेवल है तुम्हारा थोड़ा सा कम है, तुम मोटिवेटेड नहीं हो, यू आर डूइंग बट मे बी फॉर द सेक ऑफ योर पेरेंट्स और सेक ऑफ टाइम पास कुछ, बट यू आर नॉट मोटिवेटेड कि मेरे को पास होने के लिए पढ़ना। वो एफर्ट मुझे तुम्हारा नहीं दिख रहा कि मुझे पढ़ना है, वो फर्क होता है। मुझे पढ़ रहे, मैं ये नहीं कह रहा तुम पढ़ नहीं रहे, तुम पढ़ रहे हो, पर बट मुझे लगता है कुंजल है। कुंजल ये कई बार तो कुछ बातें ऐसी बोलते थे जैसे सिर्फ क्योंकि ये कोच से ज्यादा करते हैं, ये ज्यादा कोचता है कि ये चीज अगर ऐसा हो तो इससे नहीं पता चलता है कि वो तुम्हारी सही है, बट अभी मैं इसको जज नहीं कर पा रहा स्टार्टिंग में। इट विल टेक टाइम। तुम्हारे साथ तो मैं 6-7 महीने हो गए हमें, इट्स बीन लाइक अ फैमिली, बट अभी थोड़ा सा कुंजल का टाइम लगता है, तो मैं कुंजल को भी कुछ नहीं बोलना, ही इज स्टडीइंग, मैं ही नहीं कह रहा ही इज नॉट स्टडीइंग, बट थोड़ा सा वो चीज है। लेकिन बाकी तुम दोनों में क्या है, मुझे तुम दोनों का दिख रहा है अभी, अगर वो भी होता राशि भी होती, राशि इज आल्सो मोटिवेटिंग, वो भी मोटिवेटेड है, वो भी कर रही है। सो पॉइंट इज दिस कि यू हैव टू स्टडी फॉर कि मुझे नंबर लेने हैं। क्या हुआ सब पूनम कहां गई मुझे वो मोबाइल होता है ना उसको वहां पर उसकी मेरी बात नहीं बताओ ये दिख रहा है कितनी मोटिवेशन है। मतलब सीरियसली मैं इंपॉर्टेंट बात करूं तुम्हारे लिए, तुम यू आर डूइंग लाइक दैट, कोई फायदा है तो बोलिए बताओ। चलो, in an organization motivation refers to willingness of individual to perform the task. In practice motivation is taken as meaning how hard employee is willing to work in their job. It goes beyond the employee merely following, basically वो सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं कर रहा, वो अपने भी एफर्ट्स डाल रहा है ताकि वो काम करे, that is motivation. So having a motivated staff has range of benefits
कि अगर हमारा स्टाफ मोटिवेटेड है तो उससे बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सबसे पहला है ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव, कि अगर हमारे एम्प्लॉइज मोटिवेटेड हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा क्या होगा। पहला, हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज, उसको हार्ड वर्किंग एम्प्लॉइज मिलेंगे। फ्यूअर मिस्टेक एंड एरर, ऑर्गेनाइजेशन जो भी काम कर रही है उसमें गलतियां नहीं होंगी। लेस वेस्टेज ऑफ टाइम एंड रिसोर्सेज, एम्प्लॉय अगर मोटिवेटेड है तो वेस्टेज कम होगी। मोर सजेशंस एंड आइडिया जनरेशन, के एम्प्लॉइज अगर मोटिवेटेड है वो अपने भी आइडियाज देंगे काम में, दैट मींस ऑर्गेनाइजेशन को बहुत सारे आइडियाज मिलेंगे। इंडिविजुअल को फायदा क्या होगा, ग्रेटर जॉब सेटिस्फैक्शन, अगर मैं मोटिवेटेड हूं, आई एम खुश, आई एम हैप्पी। इंप्रूव हेल्थ ड्यू टू लेस स्ट्रेस, मेरे को स्ट्रेस नहीं है ज्यादा काम का, मैं हेल्दी रहूंगा। इंप्रूव करियर पर्सपेक्टिव, कि मेरे को पता है कि अगर मैं मोटिवेटेड हूं, मैं काम में एक्स्ट्रा एफर्ट कर रहा हूं, दैट मींस मैं ऊपर भी जल्दी जाऊंगा, ऊपर भगवान के पास, मतलब हायर लेवल। लास्ट, फाइंडिंग द जॉब मोर इंटरेस्टिंग एंड एंजॉयबल, काम मुझे और इंटरेस्टिंग लगेगा। टीम पर्सपेक्टिव, टीम में अगर मोटिवेटेड एम्प्लॉइज हो तो टीम का क्या फायदा होगा, इंक्रीज कोऑपरेशन, मिल बांट के ज्यादा काम होगा। मोर कमिटेड टू टीम नीड्स, बंदा अपने फायदे का ना सोच के टीम के बारे में ज्यादा सोचेगा। बेटर आइडियाज एंड जनरेशन, टीम को आइडियाज मिल जाएंगे जैसे कंपनीज को मिलते हैं। सो ये होंगे हमारे, ये कोई बात नहीं सेम ही है। सो दैट इज बेटर ऑर्गेनाइजेशन पर्सपेक्टिव से हमारे मोटिवेशन के बेनिफिट होंगे। और एक और चीज क्या हो सकता है, लो स्टाफ टर्नओवर, स्टाफ बहुत जल्दी छोड़ के नहीं जाएगा कंपनी, ठीक है। So there are so many advantages of having motivated worker. Unfortunately, motivation is difficult to measure directly, meaning that managers have to look at other factors that may indicate the level of motivation within the organization. However, remember that these factors could not be caused by issue other than employee motivation. For instance, low productivity could be caused by poor working practices within the organization rather than unhappy staff. मतलब मैनेजर को बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है या नहीं। अगर वो कोई एक फैक्टर बता रहा है कि इस फैक्टर से पता चल रहा है कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड है या नहीं, तो उस फैक्टर को ध्यान से कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा ना हो कि मोटिवेशन के अलावा किसी और चीज से भी उस फैक्टर पे फर्क पड़े। एग्जांपल, अगर प्रोडक्टिविटी कम है कंपनी की, तो मैं सीधा सीधा ये नहीं कह सकता कि एम्प्लॉय मोटिवेटेड नहीं है। हो सकता है मशीनें खराब, अगर मशीनें खराब है तो भी काम नहीं हो रहा, तो इसमें एम्प्लॉय की क्या गलती है। हो सकता है एम्प्लॉय तो मोटिवेटेड ही हो। सो सब चीज मोटिवेशन से लिंक हम नहीं कर सकते, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। अब इसके बाद आता है डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या होता है कि मैं सेटिस्फाई हूं, काम ठीक चल रहा है, मैं सेटिस्फाई हूं। मोटिवेशन क्या होता है, मेरे को ऊपर बढ़ने के लिए, ऊपर जाने के लिए और ग्रोथ के लिए आई एम मोटिवेटेड। जैसे तुम सेटिस्फाई हो कि हाँ सर पढ़ा रहे, ठीक पढ़ा रहे, हमें समझ आ रहा है, दैट्स इट, यू आर सेटिस्फाइड। मोटिवेशन इज नहीं, मेरे को पढ़ना है और ज्यादा मेहनत करनी है, मेरे को और ऊपर जाना है। सो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन मोटिवेशन एंड सेटिस्फैक्शन। मोटिवेशन लुक्स एट हाउ हार्ड समवन इज विलिंग टू वर्क, while satisfaction looks at whether they are content with their existing job or looking for another. अगर बंदा मोटिवेटेड है तो वो काम अच्छे से करेगा, ढंग से करेगा। अगर बंदा सेटिस्फाइड है तो वो हो सकता है कि ठीक है मैं इस कंपनी में रहूंगा, छोड़ के जाने का कोई फायदा नहीं है, अच्छी सैलरी मिल रही है, ठीक है। और अनसेटिस्फाइड स्टार्ट हुआ वो क्या बोलेगा कि ना मैं इस कंपनी में काम नहीं करता, दूसरी कंपनी से बड़ा पैकेज मिल रहा है, मैं वहीं पे शिफ्ट हो जाता हूं। दैट इज हमारा क्या होगा, लुकिंग फॉर अनदर। सो मोटिवेशन इज हाउ हार्ड समवन इज विलिंग टू वर्क, while satisfaction is कि क्या वो एग्जिस्टिंग जॉब से खुश है, अगर है तो वो सेटिस्फाइड है, नहीं है तो वो कंपनी चेंज कर लेगा, ठीक है। while the two are linked, they are different. In short term it is possible to have one without the other, but in long term you normally need both to retain the employee. short term में अगर बंदा सेटिस्फाइड है तो हो सकता है वो ना छोड़े, लेकिन लॉन्ग टर्म में सेटिस्फाइड को है लेकिन वो मोटिवेटेड नहीं है तो अल्टीमेटली वो छोड़ेगा ही कंपनी। सो पॉइंट इज शॉर्ट टर्म में दोनों अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में दोनों कंबाइन हो। कंसीडर समवन वर्किंग फॉर एन, चलो ये छोड़ दो, कोई फायदा नहीं है। अंडरस्टैंडिंग वन, इसका आंसर देते हैं। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक लिस्टेड बिलो इंडिकेट वेदर दे आर ड्यू टू सेटिस्फैक्शन और मोटिवेशन। तो लो स्टाफ टर्नओवर इज सेटिस्फैक्शन, मोटिवेशन, fewer mistakes, मोटिवेशन, higher productivity, मोटिवेशन, motivation, very good, perfect। चलो आगे, मोटिवेशन थ्योरीज। अब मोटिवेशन की हमारी थ्योरीज आई हैं।
मोटिवेशन थ्योरीज दो टाइप की होती है। पहला होता है कंटेंट थ्योरी, दूसरा होता है प्रोसेस थ्योरी। सो कंटेंट थ्योरीज आस्क द क्वेश्चन व्हाट आर द थिंग्स दैट मोटिवेट पीपल। These are also referred as need theories and assume that human beings have a set of needs and desired outcome which can satisfy through work. Content theories assume that everyone responds to motivating factor in same way and there is one best way to motivate every employee. ध्यान से कंटेंट थ्योरी में हम क्या देखते हैं कि क्या चीज बंदे को मोटिवेट करती है, क्या चीज बंदे को मोटिवेट करती है, और हम एक चीज अज्यूम करते हैं इसमें कि there is one best way to motivate everybody and सबका मोटिवेशन फैक्टर सेम होता है। एग्जांपल, अब ये थ्योरी क्या बोलती है, जैसे हम सब जॉब कर रहे हैं, मैंने सबकी सैलरी 1 लाख रुपए से बढ़ा दी तो हम सब इक्वली मोटिवेट हो जाएंगे। कंटेंट थ्योरी ऐसे बोलती है। सो कंटेंट थ्योरी अज्यूम दैट एवरीवन रिस्पॉन्ड्स, ग्रुप ऑफ पीपल को साथ लेके चलना। एग्जैक्टली, हम मानते हैं कि ग्रुप सेम ही मेंटालिटी है। So content theory assume that everyone respond to motivation factor in the same way and there is one best way to motivate everybody. उसके बाद आता है process theory, ask the question how people are motivated, कैसे उनको मोटिवेट कर सकते हैं। तो इसमें था किस चीज से मोटिवेशन हो सकती है, वहां पे होगा कैसे मोटिवेट कर सकते हैं। They attempt to explain how individuals start, sustain and direct behavior and assume that individuals are able to select their own goals. No, not so important. Process theory change the emphasis from needs to goals and processes by which workers are motivated, कि उनके टारगेट्स क्या होने चाहिए उससे वो मोटिवेट होते हैं। तो हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे सारे ये। तो सबसे पहला कंटेंट थ्योरी का हमारा आता है मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। ये तुमने सबने 12th में पढ़ी हुई है, मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी क्या होती है, इसमें 5 चीजें आती हैं, मैं तुम्हें यहीं से एक्सप्लेन कर देता हूं, समझ आ जाएगा। सबसे पहला होता है बेसिक थ्योरी। बेसिक मींस रोटी, कपड़ा और मकान। जब भी कोई बंदा नौकरी करने जाता है वो सबसे पहले उम्मीद ये करता है नौकरी से कि उसको इतने पैसे मिले कि उसको रोटी मिल जाए, कपड़ा मिल जाए और रहने को घर मिल जाए। दैट इज बेसिक थ्योरी। जब भी कोई बंदा नौकरी में जाएगा उसकी पहली उम्मीद ये होगी कि मेरे को इतने पैसे मिले कि मेरा घर चल जाए। जब ये चीज पूरी हो जाएगी उसके बाद आएगा सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स। इस पे वो क्या सोचेगा कि यार रोटी, कपड़ा, मकान मेरे को मिल रहा है लेकिन ये चीज परमानेंट रहे, ऐसा ना हो कंपनी 2-3 महीने, साल बाद बंद हो जाए। तो कंपनी, दैट मींस जॉब सिक्योरिटी, की जॉब सिक्योरिटी रहे, कंपनी मेरे को निकालना है। अब रोटी, कपड़ा, मकान मिल रहा है लेकिन अगर 6 महीने बाद कंपनी ने निकाल दिया पंगा पड़ जाएगा। तो पहली उसकी नीड होती है रोटी, कपड़ा, मकान। उसके बाद होता है सेफ्टी सिक्योरिटी नीड, दैट इज जॉब सिक्योरिटी, कि उसको जॉब से ना निकाले। इसके बाद आता है सोशल नीड। अब सोशल नीड क्या होती है, जॉब सिक्योरिटी भी मिल गई, सब कुछ हो गया, काम मैं कर रहा हूं, अब सारा टाइम अकेले काम कर रहा हूं, पैसे भी ठीक ठाक मिल रहे हैं, नौकरी से भी नहीं निकालेंगे, लेकिन अब मुझे दोस्त भी तो बनाने हैं, बिना दोस्त बनाए कैसे रह पाऊंगा। दैट इज सोशल नीड्स। कंपैटिबल वर्क ग्रुप, फ्रेंडशिप्स एट वर्क, कि मेरा एक वर्क ग्रुप बनना चाहिए, दोस्त होने चाहिए, सब कुछ होना चाहिए, वो उसकी नीड्स हैं। तो तुम देख रहे हो इसमें बंदे की नीड्स कैसे कैसे चेंज हो रही है। जब कंपनी में आया तो उसकी नीड थी कि बस मेरे को रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, मैं खुश हूं। अब उसकी चेंज हो गया कि नौकरी भी स्टिल रहे, चेंज ना हो। उसके बाद अब उसकी नीड चेंज हो गई कि सब कुछ सही हो गया, अब मेरे को दोस्त बनाने। दोस्त बनाने के बाद आएगा ईगो नीड। ईगो नीड क्या होता है, यार उसको प्रमोशन मिल रही है, मेरे को भी मिलनी चाहिए, 5 साल हो गए कंपनी में, मेरे को प्रमोशन मिलनी चाहिए। कहां पहले मैं सोच रहा था रोटी, कपड़ा, मकान मिल जाए, अब क्या नीड्स होगी अपनी कि मेरे को प्रमोशन चाहिए, मेरे को और ऊपर जाना है, और ऊपर जाना है। दैट इज ईगो नीड्स। हाई स्टेटस जॉब टाइटल, रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स, जूनियर्स मेरी रिस्पेक्ट करें, मैरिट पे इंक्रीज, मेरी पे बढ़े, मेरा पैकेज बढ़े, मेरी प्रमोशन हो, दैट इज ईगो नीड्स। ठीक है। इसके बाद होता है सेल्फ फुलफिलमेंट। इसको 11th 12th में तुमने पढ़ा था, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। यहां पे होता है सेल्फ फुलफिलमेंट। सेल्फ फुलफिलमेंट का मतलब होता है कि जो मैं कंपनी में बनना चाहता था वो मैं बन चुका हूं। एग्जांपल जैसे तुम्हारा वो बंदा है सुंदर पिचाई, कौन सा का सीईओ, गूगल का सीईओ, और माइक्रोसॉफ्ट का कौन है, सत्या नडेला। माइक्रोसॉफ्ट का सत्या नडेला, गूगल का सुंदर पिचाई। तो सुंदर पिचाई इज द टॉप मोस्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी। दैट मींस वो अपने सेल्फ फुलफिलमेंट नीड पे जो वो चाहता था वो चीज उसको मिल गई। दैट इज चैलेंजिंग जॉब हो, क्रिएटिव टास्क डिमांड, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी, अचीवमेंट इन वर्क, जो मैं लाइफ में चाहता था वो सब मुझे मिल चुका है।
दैट इज सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। तो 5 नीड्स में पहली आती है बेसिक नीड्स, उसके बाद सेफ्टी नीड्स, देन ईगो नीड्स, सॉरी सोशल नीड्स, ईगो, सेल्फ फुलफिलमेंट। दोबारा से नीचे पढ़ के रखते हैं। बेसिक नीड्स, सिक्योरिटी नीड्स, सोशल नीड्स, ईगो नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ये डिटेल में घर से पढ़ लेना। फटाफट से आगे जो क्वेश्चन है उसके आंसर करो। जिन्होंने नहीं करा फटाफट से करो। सिक पे होगा सिक पे का मतलब होता है तो उसका सिक फंड हमने पढ़ा था ना, ये बीमार हो तब भी पैसे मिलते चैलेंजिंग वर्क ये था ना, चैलेंजिंग जॉब्स। तो इनफ कैश टू लिव ऑन वो भी सेल्फ। नहीं, इनफ कैश टू लिव ऑन मतलब बेसिक नीड्स होगी ना, कितना पैसा तो होगी। सोशल है नहीं सुनता या क्रिसमस सोशल है तो ये क्रिसमस, हाँ हो गया। चलो बताओ सर। फर्स्ट न्यू जॉब टाइटल इज ईगो। ईगो नीड या बेसिक? ईगो बेसिक न्यू जॉब टाइटल। न्यू जॉब मतलब एक काइंड ऑफ प्रमोशन ना। न्यू जॉब टाइटल मतलब नया, नई जॉब। न्यू जॉब टाइटल में जैसे हम जॉब कर रहे हैं फिलहाल में प्रमोशन मिला या फिर हमें कोई और दूसरा टाइटल चाहिए। कैन बी बोथ, वो भी हो सकता है ये भी हो सकता है। न्यू जॉब टाइटल मतलब नई जॉब। सो नई जॉब का जो पहला मेरा होगा दैट इज बेसिक नीड्स, कि जॉब मिले जिसमें मेरा रोटी कपड़ा मकान है। क्या है तुम जो बोल रही हो, तुम बोल रही हो ईगो नीड्स, वो भी कह सकते हैं। लास्ट पे राइज ईगो, सिक पे सेफ्टी, सोशल, क्रिसमस पार्टी, सोशल, चैलेंजिंग वर्क, सेल्फ फुलफिलमेंट। ये फिर ये बेसिक है, इनफ कैश टू लिव ऑन। दैट इज बेसिक। ठीक है, एक बार पीछे देखो। सर इसका एक और प्रश्न भी है नेक्स्ट, वो भी करो। पहले इसका आंसर बताओ। ये नहीं होगी सर नहीं है नहीं, हाँ नहीं, सॉरी, सेल्फ फुलफिलमेंट। नहीं, इसका आंसर क्या है? एक ईगो है, एक का ईगो है। ये सारे ठीक है? हाँ नहीं, एक का ईगो है। नहीं, एक का ईगो है। ठीक है, फिर तुम्हारा वाला प्रॉफिट से नया नया जॉब टाइटल मतलब प्रमोशन। चलो डी है हैं? डी। इसका बताओ, बात सारे बताओ। मेरे हिसाब से बी है। Boylan is the managing director of a successful company and runs the board of directors. She has a generous pay package and pension arrangement. In recent newspaper interview, she described her job as constant challenging and always changing. Which level? Self-fulfillment? Self-fulfillment needs. D ही होना चाहिए इसका। ठीक है? चलो। अब आगे आते हैं guys। क्या हो गया सर? क्या लिख रहे हो? चलो गाइस नेक्स्ट आता। तो तू आगे पढ़ना भी स्टार्ट करते हैं। मैं जब मैं करा रहा हूँ आगे बढ़ेगा, फिर होगा यही मैं बोलता हूँ एग्जांपल दूंगा तो उसी में लगा रहेगा। सर एक बार कभी आप टेक्स्ट बोल रहे हो तो मैं एक बार पहले रीड कर लेता हूँ ताकि आप बोलो मैं ग्रास्प कर पाऊँ। चलो अब आता है क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लो नीड हायरार्की। पूनम इसका मतलब बताओ क्या होता है? क्या सर? इस लाइन का मतलब क्या होता है? क्रिटिसिज्म ऑफ मैस्लोज हायरार्की बताओ। जो मास्लो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। पढ़ो एक बार ढंग से पढ़ो, वर्ड ढंग से पढ़ो। सिर्फ क्रिटिसिज्म हमने पूरी इसमें कितनी बार पढ़ी है? मैं बताऊँ नहीं रुक जा, मेरे को पता है बताओ। कितने हमने ऐसे टॉपिक कितनी बार पढ़े हैं? इसका क्रिटिसिज्म, इसका ये, इसका वो। छोड़ दो बताओ। सिर्फ क्रिटिसिज्म का मतलब नहीं है। क्रिटिसिज्म का मतलब है कोसना। क्रिटिसिज्म मतलब कि नेगेटिव, या डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज है। हाँ। आप क्या पढ़ा? डिसएडवांटेज भी मतलब वही बात होगी, डिसएडवांटेज डीमेरिट क्रिटिसिज्म मतलब उसके अगेंस्ट क्या बोलते हैं लोग। सो पहला है इंडिविजुअल हैव डिफरेंट नीड्स
and may not necessarily reach them in same order as others. हो सकता है जरूरी नहीं है एक बंदे के पास बहुत पैसा हो तो उसकी अपनी बेसिक नीड उसको चाहिए फ्रेंड्स नीड, सोशल नीड, पैसा है खुशी नहीं है, तो सारे बंदे एक जैसे नहीं होते। इंडिविजुअल में सीक टू सेटिस्फाई सेवरल नीड्स एट एक टाइम। जब बंदा कंपनी में आता है वो सिर्फ ये नहीं सोचता कि मेरे को बेसिक नीड चाहिए, वो होता है कि मेरे को दोस्त भी बने, मेरी बेसिक नीड भी हो, मेरी प्रमोशन भी जल्दी हो जाए और मेरा जॉब सिक्योरिटी भी रहे। वो सब चीज एक ही बारी में करता है। नॉट ऑल नीड्स कैन बी सेटिस्फाइड थ्रू वर्क। सब कुछ काम से अचीव नहीं हो सकता, ठीक है। ये है क्रिटिसिज्म ऑफ नीड्स हायरार्की थ्योरी। चलो अब आता है दूसरा मुद्दा, हर्सबर्ग। सर ये तो पहले भी आए थे ना, मैंने सुनी है। अगर सुनिए तो बताओ कहां से। कहीं से कुछ भी तो के पढ़ाई स्टार्ट कर दो। अच्छा मैं सेकंड चैप्टर कुछ पूछूं? अच्छा जब बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? डिविजनल स्ट्रक्चर क्या होता है? एक एडवांटेज मुझे डिविजनल स्ट्रक्चर का बता दो। एक एडवांटेज डिविजनल स्ट्रक्चर का मुझे याद आ रहा है तो थोड़ा ही बताओ, मतलब बताओ मुझे क्या होता है। वो थी ना फिक्शनल डिविजनल। बताओ डिविजनल स्ट्रक्चर। पूनम को शबनम तुम बता दो, कोई फायदा नहीं वो बोल देगी मेरे को, लेकिन पर्पस सॉल्व नहीं होगा ना। तुम बताओ सर ऐसे बता दे। हां मैं वही एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हूं। चलो बताओ, एक्सप्लेन करो डिवीजन स्ट्रक्चर क्या होता है। सर मुझे पता है मैं एक्सप्लेन। अच्छा अब बताओ ना, अब तो एग्जांपल भी देते हैं। अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर जैसे पैंट शर्ट और सॉक्सेस का अलग बना दिया और परचेज डिपार्टमेंट अलग बना दिया, अलग बना नहीं। हां सेल्स डिपार्टमेंट अलग बना दिया। नहीं उसमें नहीं है मतलब सर डिवीजन में ये होता है कि रुक जा, मुझे पता है, तुम्हें पता है, मुझे पता है, मुझे सब कुछ अगर पता है किसको आता है। पूनम मैं तुम्हें सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि तुम बिल्कुल नहीं पढ़ रही हो। पढ़ तो रही हूं। दिख रहा है अभी ये क्वेश्चन पूछा वो ही तुम्हें आता है और ये सबको आता है। हां पहले सर मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाती हूं। अगर मैं क्वेश्चन दूं तो जब तुम्हें मतलब ही नहीं पता डिवीजन स्ट्रक्चर का, एक्सप्लेन फिर एग्जाम में लिखोगी कैसे? तुम खुद को नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हो। एक्सप्लेन करना होता है कि मेरे को दिखता है कि बंदे के वर्ड्स टू, जैसे कोई किसी को अगर मैं बोल रहा हूं ना कि जवाब दो तो उसके वर्ड्स टू में पड़ जाता है कि मेरे को समझ नहीं आता सर इसमें ऐसा होता है ऐसा होता है। अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाता लेकिन पता चल जाता है। तुम्हें जब तक कोई हिंट नहीं मिला था यू वर ब्लैंक। जब तक तुम्हें हिंट नहीं मिला था ना कहीं से शूज शर्ट्स ये सब वो सब डिपार्टमेंट यू वर ब्लैंक, तुम्हें कुछ नहीं पता था। जब हिंट मिला तुम्हें हाँ ये होता है हाँ वो होता है, पूनम ऐसे पढ़ाई नहीं होगी। सीरियसली बता रहा हूं, देखो इस महीने के एंड में पेपर दे रहे हैं तुम सीरियस हो जाओ। F1 का भी लटक, F3 लटक चुके हैं, F1 भी ऐसे ही रह जाएगा। मैं सबके लिए बोल रहा हूं इस तरह से अगर गैर सारे पढ़ोगे तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ स्टडी। छोड़ दे ये अगर इस तरह से पढ़ना है ऐसे कभी नहीं पास हो पाओगे। पढ़ना है सर तो फिर पढ़ना स्टार्ट कर दो ना, कब करोगे पढ़ना स्टार्ट? अब जैसे तुमसे क्वेश्चन पूछा तुम कुछ भी कहीं से बोल, अब जैसे क्रिटिसिज्म था तुम्हें नहीं आता, वैसे पूछो सर क्रिटिसिज्म क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आ रहा बताओ। दिखता है कि यू वांट टू स्टडी सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वो हैंस। कैरेक्टरिस्टिक्स कहां से आ गई? ऐसे क्वेश्चन तुम्हें पता है ना सारा क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उल्टे सीधे क्वेश्चन आएंगे। जब तुम समझ ही नहीं पा रही क्वेश्चन को हाउ विल यू बी एबल टू आंसर? मैं सिर्फ तुम्हारे भले के लिए कह रहा हूं, देखो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हारी टाइप है तुम्हें पढ़ना, मेरा काम है तुम्हें पढ़ाना, मैं पढ़ा के चला जाऊंगा। अब तुम आगे एग्जाम दो ना दो वो दो, वो मैं चीज खत्म कर चुका हूं। पहले होता था आई पुश स्टूडेंट्स टू गिव एग्जाम, बट मैंने ये देखा कि स्टूडेंट्स जब सीरियस नहीं है, वो मैं तुम्हीं से चीज सीखी है कि जब तुम सारे सीरियस नहीं थे एग्जाम के लिए, मैं सबको कहता रह गया F3 का एग्जाम दो, F3 का एग्जाम दो, 5 दिसंबर इज लास्ट डेट, नो वन वाज सीरियस। तो मैं कहा ठीक है मैं क्यों पुश करूं, मैं दे डोंट वांट। जब यू आर नॉट मोटिवेटेड टू गिव एग्जाम मैं क्यों पुश करूं तुम्हें? नहीं क्लियर हुआ तो अल्टीमेटली मेरे ऊपर आ जाएगा सर आपने जबरदस्ती क्या किया। मतलब ठीक है मेरे काम में F1 F3 पढ़ाना, मैं अच्छे से पढ़ा के चला जाऊं। बट ऐसे लाइफ में अगर चलोगे तुम्हें सबको बहुत दिक्कत आएगी, ठीक है। चलो एनीवे सो अब आता है हर्सबर्ग टू फैक्टर थ्योरी। तो हर्सबर्ग मॉडल एग्जाम पढ़ा नहीं वो क्रिटिसिज्म वाला, पढ़ा तो था भी नहीं पढ़ा, सिर्फ हेडिंग पढ़ी। हां बेटर डिसएडवांटेजेस नहीं मैंने पढ़ा था ये, नहीं पढ़ा सर, मैंने नोट किया, अभी पढ़ाया मैंने सबको अभी सबको बताया मैंने। स्लिप हो गया मुझे तो लगा कि आपने सिर्फ वही नहीं पढ़ाया। अभी मैंने बोला था इंडिविजुअल में सीक टू सेटिस्फाई सेवरल नीड। मैंने तो बताया था कि जब मैं कंपनी में जॉब करने जाऊंगा मेरा सिर्फ ये नहीं होगा कि रोटी कपड़ा मकान चाहिए,
मेरे को ये कि रोटी कपड़ा मकान भी चाहिए, सेफ्टी भी चाहिए, फ्रेंड्स भी चाहिए और जल्दी प्रमोशन भी चाहिए। तो एक ही साथ में नीड चाहिए। नॉट ऑल नीड्स आर कैन बी सैटिस्फाइड थ्रू वर्क। जरूरी नहीं है कि काम से ही सारी नीड्स फुलफिल हो। जैसे मेरे को घूमने जाना है, अब काम के साथ साथ तो घूम नहीं सकता ना। घूमने जाना है तो काम नहीं कर पाऊंगा, काम जाना है वो काम करना है तो घूम नहीं पाऊंगा, तो वो चीज होती है। चलो अब आता है हर्सबर्ग ग्रुप फैक्टर थ्योरी बराबर से। हर्सबर्ग मॉडल एग्जामिन two set of factors that can be used to help the best out of workers. हाइजीन फैक्टर। अब सबसे पहला क्या होता है, हर्सबर्ग ने क्या बताया, दो फैक्टर्स होते हैं कि अगर वो फैक्टर्स अच्छे रहें तो एम्प्लॉइज अच्छे से काम करेंगे। सबसे पहला फैक्टर है हमारा हाइजीन फैक्टर, कि अगर तुम एम्प्लॉइज को अच्छे हाइजीन में, अच्छे एटमॉस्फेयर में रखोगे तो वो अच्छे से काम करेंगे। अब हाइजीन, इस केस में हाइजीन को यू कैन ऑल्सो से, हाइजीन ऑल्सो से इन्वायरमेंट या वर्किंग एनवायरनमेंट। वर्किंग एनवायरनमेंट फैक्टर्स, तो ये क्या होते हैं? These are issues that must be addressed to avoid workers becoming dissatisfied with their job. They include policies and procedure for staff treatment, कि हर बंदे से अच्छे से बात की जाएगी, किसी को कुछ भी गलत बोला गया तो वो कंप्लेंट कर सकता है। दूसरा, appropriate level of pay and conditions for job, सबका पे पैकेज अच्छा है, अच्छा इन द सेंस बहुत हाई है, एटलीस्ट कॉम्पिटिटिव है कि बंदा छोड़ के ना जाए कंपनी। सो दिस आल्सो कम्स इन हाइजीन। हाइजीन सिर्फ खाने से लिंक मत करना, मैं तभी बोला था हाइजीन के साथ वर्किंग एनवायरनमेंट फैक्टर्स। तीसरा आ जाएगा सूटेबल लेवल ऑफ सुपरविजन। अगर तुम्हारे सर पे कोई सुपरवाइजर है, तुम्हें कोई काम नहीं समझ आ रहा और वो आदमी को समझाएगा कि ये काम ऐसे करो, तभी तुम मोटिवेटेड रहोगे। तुम्हें काम नहीं आता, कोई बताने वाला नहीं है, तुम गलत गलत करे जा रहे हो, सो यू विल बी डीमोटिवेटेड। टीम वर्किंग एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स एट वर्क, कि टीम वर्किंग होनी चाहिए, मिल बांट के काम होना चाहिए, ग्रुप्स बनाने चाहिए, तभी हमारा बंदा अच्छे से काम करेगा। प्लेजेंट फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट, कि फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट जहां वो काम कर रहा है। अब जैसे तुम सोचो यहाँ पे पढ़ने आ रहे हो, कुर्सियों पे खाना गिरा पड़ा है, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सारी मिट्टी पड़ी हुई है, ये टेबल वहां पड़ी है, कुर्सियां सारी टेढ़ी मेढ़ी है, तो तुम्हारा ना पढ़ने का मन करेगा ना मेरा पढ़ाने का मन करेगा। लेकिन सब कुछ अच्छे से ऑर्गेनाइज होगा, फिजिकल वर्किंग एनवायरनमेंट अच्छा होगा, खुशबू आ रही होगी चीज़, तो अच्छे से काम करेगा। ठीक है, तो the absence of these will reduce satisfaction levels and lead to employee looking for somewhere else। कि अगर ये चीज पूरी नहीं होगी तो क्या होगा कि एम्प्लॉइज कोई और कंपनी देखनी स्टार्ट कर देंगे, वो ये कंपनी छोड़ देंगे। ठीक है, however their presence will not result in positive motivation। अगर ये चीजें होंगी, इससे मोटिवेशन नहीं होगी उनको, they will be satisfied कि हम जॉब से खुश हैं। ऊपर वाला जो हाइजीन फैक्टर्स है उससे क्या होगा, they will be satisfied कि हम सारे जॉब से खुश हैं। वो ये नहीं होगा कि हम मोटिवेटेड हो जाएंगे कि और काम करना है। अगर ऑफिस में एनवायरनमेंट अच्छा, खुशबू अच्छी आ रही है, इसका मतलब ये तुम बहुत ज्यादा काम करो, मतलब ये तुम खुश रहोगे, सैटिस्फाइड रहोगे। बट सर ये जो पॉइंट था सुटेबल लेवल ऑफ सुपरविजन, तो इससे मेरे मोटिवेशन काइंड ऑफ कह सकते हैं, काइंड ऑफ यू कैन से मोटिवेशन आती है, बट ऐसा नहीं है कि पूरी मोटिवेशन। ठीक है, एक सेकंड मुझे बजट कॉल करनी, तो लड़के के फादर का फोन आया, मैं उसको झाड़ कर नहीं लड़के को, लड़के को फादर, लड़की, हेलो हाँ जी एक काम कर लो, दीदी काम कर लो, तुम लोग लाइब्रेरी ज्वाइन क्यों नहीं करते? और कुछ समथिंग ट्राई नहीं, एनवायरनमेंट मिल जाएगी तुम लोगों की तरफ। होना भी तो चाहिए, हम पढ़ने यार वहाँ पे जा रहे हो, इतने लोगों को देख रहे हो कि वो लोग पढ़ रहे लाइब्रेरी हैं। तो हमारी सबसे बात ये बड़ी बस स्टैंड वाली, हाँ ठीक है, बस सही से यहाँ आने में इतना टाइम लग जाएगा। तुम बस से ही रहते हो, बहुत दूर है यार। और भी हमें रहेंगे और तुम कहाँ रहते हो? पास नहीं है, सेकंड 2 मिनट का रास्ता है। हाँ वही मेरे नहीं तो लग जाती है। हाँ जाइए, हाँ रास्ते में मोमोज खाने मिल जाएंगे तो 1.5 घंटे आधा घंटा भी हो जाता है।
को जॉब पे जाना ट्रैफिक होता है। आप लोग के वो जो रहते हैं वहाँ पे ना वो भी घर छोड़ रहे हैं मार्च में। पड़ोसी हाँ वो आया था उसने अपने मौसी के घर पे आई थी वो दुल्हन। पूछो अपने आप लोग जो रिलेटिव्स के साथ शादी किए हैं वो दोनों आए थे। मेरे घर पे आए थे सब मेरे घर पे नहीं। मतलब एक बार 28 को पक्का दे देगी 28 को मतलब शायद 28 को नहीं दूंगी पर 5 तारीख से पहले जरूर दूंगी। मैंने भी यही सोचा फिर मार्च से 5 क्योंकि मैं 7 मार्च कश्मीर जा रही हूँ और 6 मार्च वहाँ पे हमला हो रहा है वहाँ मत जा। इसलिए तो भेज रहा हूँ। कश्मीर फिर वापस कब आओगे? कोई नहीं अब तो 27 और हम किस चीज की जॉब करते हो? यही में जॉब हम गोवा जा रहे हैं। मैंने उससे बोला कि ऐसे टाइम पे चले जाओ तो मैं अच्छा वो गया नहीं वो 6 मार्च आ रहा है। आप क्लास पे फिर उसको इंग्लिश पढ़ने का मन नहीं था। वो बोल रहे हैं कुछ कोई कॉलेज ज्वाइन कर लूँगा। कॉलेज में और पक जाएगा भाई। मैंने यहाँ इसलिए किया कॉलेज में मेरी बस की थी 6 घंटे बैठना लेक्चर बेसिकली डिफरेंस होता है। आप प्राइवेट कॉलेज में भाई ग्रेजुएट हो आप प्रोफेशनल हो दोनों में बहुत नहीं वो क्या है वो करण जौहर की मूवीज देखता है इस टाइम के कॉलेज में मस्ती चल रही बैग से नहीं होता भाई इतना बड़ा बैग में वही बोल रहे हो। कुछ नहीं होता प्राइवेट में। अभी अपनी आईपी भी हाफ प्राइवेट है हाफ गवर्नमेंट है तो उसके लिए भी 75% अटेंडेंस कंपल्सन है। अब मैं नर्सिंग होम जी के हैं नर्सिंग होम जी का वो तो पैसे ही देते ट्राइब्स वाले फिर भी देते नर्सिंग होम जी वाले लेते ही नहीं है वैसे। वो 80% अटेंडेंस कंपल्सन ही था ना तो मेरी बस की नहीं है। और हमारे कॉलेज में 7 घंटे होते हैं। मैं इसमें भी इसलिए भाग रही हूँ क्योंकि मुझे इसमें भी स्कॉलरशिप चाहिए। इसके अंदर कैसे मिलते हैं? जीसी स्कॉलरशिप देते हैं तो उसके लिए 5% मार्क्स ले आओ 3 सब्जेक्ट में उसके बाद तुम स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर अप्लाई कर दिया तो वो लोग तुम्हें पूरा पैकेज दे देगा और ट्यूशन का फीस भी भेज देगा। मतलब एफटी के बाद 5 नंबर एफटी के बाद सर स्कॉलरशिप मतलब F1 12 में 75 प्लस है तो नेक्स्ट पूरा एचसीसी 51 और तुम्हें ट्यूशन का फीस भी भेज देंगे और बुक्स भी और कप्लान का एक जो जिसमें दुनिया के टॉप लेवल टीचर्स जो है वहाँ पे ऑनलाइन पढ़ाते हैं तो उसमें भी तुम्हें फ्रीली ऐड कर देंगे और हाँ जितनी भी पढ़ लोगे उसका फीस सब वो ही देंगे। चलो पढ़ो ठीक है। चलो तो ये हमने फैक्टर लिखे थे हाइजीन फैक्टर्स क्या होते हैं बेसिकली दीस आर बिट फैक्टर्स जो बंदे को सैटिस्फाई करते हैं जॉब में बट दे डोंट मोटिवेट हिम टू वर्क एक्स्ट्रा। अब आते हैं मोटिवेटर्स क्या होते हैं? These are issues that will motivate worker and stimulate improved performance according to Herzberg. Motivate कैसे होता है बंदा? A sense of achievement कि अगर उसको हम अगर मान लो 1 साल में उसने अच्छा काम किया है और हम उसको बोल दें एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड तो वो मोटिवेट हो जाएगा कि उसने कुछ अचीव करा है और उसके साथ साथ दूसरे भी हो जाएंगे कि अगले साल हमें ये अवार्ड अचीव करना है। दैट इज सेंस ऑफ अचीवमेंट। रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुड वर्क बाय मैनेजमेंट ये सेम वही हो गया कि अगर मान लो इसने काम अच्छा किया तो कभी मैनेजमेंट ने इसको कुछ वाउचर्स दे दिए फ्री गिफ्ट वाउचर्स दे दिए कुछ ऐसी चीजें दी। दैट मींस रिकॉग्नाइजेशन ऑफ गुड वर्क। इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी कोई बंदा काम कर रहा है उसको मैं और ज्यादा काम नहीं दे रहा उसको रिस्पांसिबिलिटी और दे रहा हूं। जैसे मान लो तुम काम कर रहे हो मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ इन्होंने मेरे को बोला कि चलो ठीक है आप F2B आप पढ़ा लो हम यहाँ पे ट्रस्ट आप F2B पढ़ा सकते हो। दैट मींस मैं और मोटिवेटेड हो जाऊंगा कि मेरे को F2B बोल रहे हैं पढ़ाने। कंपनी में अगर मैं जॉब कर रहा हूँ मैं इतना काम कर रहा हूँ उन्होंने बोला कि हम आपको एडिशनल काम दे रहे हैं और आपके अंदर 2 बंदे कर रहे हैं तो हम कितने खुश हो जाएंगे मेरे अंदर 2 बंदे कर दिए काम ज्यादा दे दिया। सो दैट इज इंक्रीजिंग लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटी एंड अथॉरिटी। करियर प्रोग्रेशन एंड स्टेटस इंक्रीजेस जितनी ज्यादा प्रमोशन होती रहेगी उतना ज्यादा मैं मोटिवेटेड होगा। 3 साल हो गए कंपनी में अभी तक सेम लेवल पे हूं तो ऑब्वियसली आई नॉट बी मोटिवेटेड। एंजॉयिंग द जॉब इटसेल्फ अगर मैं जॉब को एंजॉय कर रहा हूं तभी मैं मोटिवेट रहूंगा अदरवाइज नॉट। ठीक है सो दीज आर मोटिवेटर्स। यू विल नोटिस दैट द मेन मोटिवेटर्स आर टू डू विद द वैल्यू एंड सैटिस्फैक्शन गेन फ्रॉम द जॉब इटसेल्फ एंड लार्जली नॉन फाइनेंशियल इन नेचर। मतलब
लार्जली जो मोटिवेशन फैक्टर्स है वो नॉन फाइनेंशियल है। नॉन फाइनेंशियल मींस पैसे से लिंक नहीं है। नॉन फाइनेंशियल मींस उनको रिकॉग्निशन दे दो, अवार्ड दे दो, खुश कर दो, काम ज्यादा दे दो, ऐसा नहीं। अलग दूसरा इधर बोलते हैं कि एक ही चीज से मोटिवेट हो सकता है। वही तो बता रहा ना वो कि कला एक, उसने जो कंटेंट थ्योरी में उसने क्या कहा था कि एक चीज से होते हैं, तो उसने दूसरी थ्योरी ने कहा था प्रोसेस थ्योरी ने कि कल एक चीज नहीं, बहुत सारी चीजों से मोटिवेट होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बंदा सेम चीज से मोटिवेट हो। ठीक है सर, ये मैस्लोस हायरार्की ऑफ नीड्स में मोटिवेशन है, मोटिवेशन क्या है? हाँ, ये मोटिवेशन थ्योरी है कि बंदा कैसे मोटिवेटेड रहेगा काम में। ठीक है, इसके बाद है लार्जली नॉन फाइनेंशियल नेचर के, ये जितने भी हमारे मोटिवेटर्स होते हैं ये मोस्टली नॉन फाइनेंशियल होते हैं। Herzberg argued that potential boost to employee motivation can cause by increased pay were the fact extremely limited। मतलब अगर मैं उसको पैसे बढ़ाने से उसको खुश कर दूंगा, जरूरी नहीं है कि हर आदमी पैसे से ही खुश होगा। एग्जांपल, तुमने प्रमोशन दे दी लेकिन कोई दोस्त ही नहीं बन पाया तो बंदे ऐसे प्रमोशन का भी क्या करेंगे। सो वो चीज है कि मोटिवेटर में खाली पैसा नहीं होता, और भी बहुत सारी चीजें होती है। Instead, Herzberg suggested that 3 type of job designs could be an effective tool for motivating employees, कि अपार्ट फ्रॉम पैसे बढ़ाने के 3 टाइप से हम अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हैं। अभी ऊपर हमने पढ़ा था मोटिवेटर्स क्या होते हैं, अब वो बताएगा किस टाइप से आप अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट कर सकते हो। पहला है वर्टिकल जॉब एनलार्जमेंट और जॉब एनरिचमेंट। जॉब एनरिचमेंट क्या होता है? This is deliberately planned process to improve the responsibility, challenge and creativity of the job. It involves giving employee a greater level of responsibility. So job enrichment, challenging job, तुमने उसको challenging job दे दी, काम थोड़ा ज्यादा दे दिया और चीजें दे दी, that means उससे भी बंदा मोटिवेट होता है। अब एक बंदे को मैं रोज बोलता था कि यही काम कर, नेक्स्ट डे मैंने बोला, मैंने कहा यार तू रोज ये काम करता है, तेरे से मैं नया काम करवाता हूँ, बंदा वैसे खुश हो जाएगा कि हाँ मेरे से नया काम करवा रहे, इतना मुझे लायक समझ रहे। That is जॉब एनरिचमेंट। अब वर्टिकल क्यों बोला गया है? काम उसको हायर लेवल का नहीं दिया गया, सेम लेवल पे दूसरा काम दिया गया। जैसे मैं अगर F3 पढ़ा दूं, F1 F2 पढ़ा दूं, तो ये नहीं मैं हायर लेवल पे आ जाऊंगा, हूं मैं सेम लेवल का लेकिन मैं कुछ और पढ़ाना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इज जॉब एनरिचमेंट, सेम लेवल पे उसको हमने दूसरा काम दे दिया। इसके बाद आता है जॉब एनलार्जमेंट। दिस इज एन अटेम्प्ट टू वाइडन द एम्प्लॉयज जॉब बाय गिविंग लार्जर वर्कलोड। It does not involve higher level workload, simply more existing work that the employees already undertakes. While some employees may see larger roles as higher status, Herzberg argued that there was relatively little motivational benefit. So job enlargement मतलब अब उसको मैंने थोड़ा ज्यादा काम दे दिया और एक्स्ट्रा काम दे दिया और एक्स्ट्रा काम वर्कलोड ज्यादा दे दिया, ऊपर था डिफरेंट काम दिया, अलग अलग तरीके का काम दिया, यहाँ पे है काम ज्यादा काम दे दिया, बहुत एक्स्ट्रा काम दे दिया। हो सकता है वो बंदा मोटिवेट हो सकता है ना भी हो। सो वही बता रहा है, आर्ग्यू दैट देयर वाज रिलेटिवली लिटिल मोटिवेशन बेनिफिट फ्रॉम दिस रोल। सो दैट इज जॉब एनलार्जमेंट। अब आता है जॉब रोटेशन। जॉब रोटेशन मींस पहले वो यहां काम करता था, जैसे मैं F3 F1 पढ़ाता था, अब बोला सर आप नेक्स्ट वीक से F3 पढ़ाओ। अब मेरे लिए इससे मोटिवेटिंग फैक्टर की नई चीज पढ़ाने को मिलती है। नेक्स्ट वीक मेरे को बोला अब F2 पढ़ाओ, दैट मींस जॉब रोटेशन, मैं नई नई चीजें उससे करवाता जा रहा हूं, नए नए काम सिखाता जा रहा हूं ताकि बंदे की ग्रोथ बहुत ज्यादा होगी। एंड में तो बंदा ये बोलेगा मेरे को हर चीज आती है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है। दैट इज जॉब रोटेशन। दिस इज प्लान्ड रोटेशन ऑफ स्टाफ बिटवीन जॉब टू एलिवेट मोनोटनी एंड प्रोवाइड फ्रेश एंड चैलेंजिंग जॉब। सर वो डाइकोटॉम नहीं मैं पूछ रहा हूं, DICHOTOM कहाँ है? M भाई नहीं यहाँ नहीं है, मैंने पढ़ा था, मेरे को बताएगा कभी ना, ऐसे पढ़ा हूँ नहीं पिछले चैप्टर में नहीं पढ़ा डाइकोटॉम। मेरे को दिखाइए तो बताऊँ। ठीक है, चलो। Which of the following factors can be both hygiene factor and a motivator for employee? The quality of पे हो सकता है बिकॉज़ पे हाइजीन फैक्टर तो था ही, लेकिन मोटिवेटिंग नहीं हो सकता बिकॉज़ पे ज्यादा मिलेगी। मतलब अगर हमें ये है कि मैं ज्यादा पे सैलरी वाली मोटिवेट भी होंगे। लेवल ऑफ रिस्पांसिबिलिटीज इन द इंडिविजुअल इज गिवन, तो ये सैटिस्फैक्शन लेवल नहीं होगा, हाइजीन फैक्टर में नहीं कह सकते उसको, ए शुड बी द आंसर। और 6 सर जॉब रोटेशन
Modern trends in job design have been aimed at quality of working of life for workers and labor flexibility. Job rotation. चलो पीछे बताओ आंसर केस का देखें. फिफ्थ और सिक्स का देखो. फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है. फिफ्थ का है, सिक्स्थ का है. दोनों का ये. गुड. समझ में नहीं आता. सिक्स कह रहे मॉडर्न ट्रेंड इन जॉब डिजाइन हैव एम्ड एट क्वालिटी ऑफ वर्किंग लाइफ फॉर वर्कर एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी. के आजकल ट्रेंड ये कह रहे हैं कि क्वालिटी हो वर्किंग लाइफ में, मतलब नई नई चीजें सिखाओ एंड वर्कर एंड लेबर फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबल मतलब तुम नई नई चीजें कर सको. लेबर फ्लेक्सिबिलिटी मतलब एक बंदा अगर ईंटें उठाता है, इट डजंट मीन कि वो ईंटें ही उठाए. हो सकता है उसको ईंटें लगानी भी आनी चाहिए. अगर कल को कोई दूसरा बंदा ना आए तो मैं उससे वो काम भी करा दूं. तो दैट मींस अलग अलग चीजें वो कर सके. क्वालिटी कैसे आएगी जब वो अलग अलग चीजें कर पाएगा. तो दैट इज जॉब रोटेशन. ये पढ़ लेना गाइस, नॉट सो इंपॉर्टेंट. अब आएगा मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई. मैकग्रेगर थ्योरी एक्स एंड वाई. McGregor suggests that managers make assumptions about staff, both how they think and behave. These assumptions with McGregor called theory X and theory Y then dictate the manager's approach. Theory X assume, theory X क्या होती है? Employees are assumed to dislike work, have to be caused, threatened to get their work done, dislike taking responsibility, preferring to be directed and told what to do. मतलब ये थ्योरी एक्स ये कहती है कि इसमें जो बंदे हैं वो बिल्कुल नालायक है, काम से बिल्कुल खुश नहीं है, सारे पागल हैं. तो उन बंदों से काम कैसे कराएंगे? उनको डांट के काम कराओ, मार के काम कराओ उनको, या फिर वो जबरदस्ती काम कराओ. डिसलाइक टेकिंग रिस्पांसिबिलिटी, को रिस्पांसिबिलिटी लेना चाहते हैं तो उनको धमकी दो, जॉब से निकाल देंगे, ये कर देंगे. वो टाइप के बंदे हैं हमारे थ्योरी एक्स में. उसके बाद है द मैनेजर्स देयरफॉर अडॉप्ट अथॉरिटेरियन रिप्रेजेंटेटिव स्टाइल विद टाइट कंट्रोल. कि जैसा मैं बोलूंगा वैसा तुम्हें काम करना है, जैसा मैं बोलूंगा वैसा काम करो, फटाफट से करो वरना पैसे नहीं मिलेंगे. दैट इज हमारा थ्योरी एक्स. दैट बिल्कुल नालायक हो गए. अब आता है थ्योरी वाई. थ्योरी वाई एम्प्लॉयज आर अज्यूम्ड टू एंजॉय वर्क विद फिजिकल एंड मेंटल एफर्ट बीइंग यूज्ड इन नेचर एज प्ले, बी एबल टू मोटिवेट and are able to exercise self control or self direction in order to achieve their goals. मतलब उनका क्या होता है, उनकी मेंटालिटी क्या होती है कि जैसे ये थ्योरी बनी है हमारी ऐसे, ये हैं बंदे मोटिवेटेड, पूरे मोटिवेटेड, ये बंदे हैं बिल्कुल नालायक. सो ये है थ्योरी एक्स एंड थ्योरी वाई. सर जो नेगेटिव मोटिवेशन है पॉजिटिव मोटिवेशन, मतलब थ्योरी वाई पॉजिटिवली आप मोटिवेट कर रहे हो. नहीं, ये तो बंदों के बारे में बताया गया कि थ्योरी वाई का मतलब है कि ये बंदे ऐसे हैं, थ्योरी एक्स का मतलब है कि बंदे ऐसे. अभी थोड़ी कि हमने मोटिवेट कैसे करना है, अभी तो सिर्फ बंदों के बारे में बताया हुआ. थ्योरी वाई के बंदों को मोटिवेट कैसे कर सकते हैं? मैनेजर्स हु मेक दीस assumptions about their workers are more participative, democratic in approach. Employees are viewed as assets to be encouraging and empowered. Employees जो होते हैं बड़े अच्छे माने जाते हैं इसमें थ्योरी वाई के अंदर. सो एप्लीकेशन अब ये देखो एक बार. इन रियलिटी few managers tend to see their employees as theory X or theory Y. Normally manager will see the staff somewhere between these two extremes. Normally इन दोनों के बीच में कहीं पे एम्प्लॉय को माना जाता है कि वो मोटिवेटेड कम है, नालायक ज्यादा है, या ज्यादा मोटिवेटेड है, कम नालायक है. ठीक है. The model is designed to make managers aware of the assumption about their staff that they are making in management approach. Not so important. A theory X workforce should not be managed using democratic approach, while the managers of theory Y workforce will not get the best out of their staff with an autocratic management style. मतलब theory Y X वाले जो बंदे बिल्कुल नालायक हैं, अगर मैं डेमोक्रेटिक लीडरशिप फॉलो करूं कि हम सारे मिल बांट के काम करेंगे, वो काम करने को तैयार नहीं है, वो वैसे ही खुश नहीं है, तो काम भी नहीं कर पाएंगे, तो वहां पे अथॉरिटेरियन स्टाइल चलेगा. और अगर थ्योरी Y है जहां पे बहुत ही मोटिवेटेड स्टाफ है, अगर मैं उनको ऑर्डर देके काम कराऊं तो वो डीमोटिवेट हो जाएंगे. तो ये चीज देखनी पड़ेगी मुझे. तो चलो, अकॉर्डिंग टू डॉगलस मेथड थ्योरी एक्स. अब एक बार नीचे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या है. अच्छा पढ़िए. अच्छा इसमें तो हमें बताना है which of this is wrong या राइट, जो भी है पढ़ते हैं एक बार. थ्योरी एक्स पीपल डिसलाइक वर्क, नीड डायरेक्शन एंड अवॉइड रिस्पांसिबिलिटी. सही है. थ्योरी वाई पीपल डिसलाइक वर्क, ये गलत है. People trying to satisfy ego needs, dislike works, need direction, and ये भी गलत है. Hygiene factors determine whether people like work,
नीड डायरेक्शन और टेक रिस्पांसिबिलिटी नहीं, वो मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं। हाइजीन तो होता है कि वो सेटिस्फाई कितना है काम से, ठीक है। सो ये हमारा ए इज राइट। प्रोसेस थ्योरी फिर बाकी और- हाँ 2 पेज बचा है, तब बाकी कर देते हैं। 2 पेज बचे हैं और ये फुल है। ठीक है। सर आज बता दो कौन से 2 चैप्टर्स करवाओ, मतलब आप 2 चैप्टर्स करवा रहे हो कल बता दूंगा, आज नहीं, चलो आज बता रहा हूँ। एक बार बोल देना मेरे को। पर सिर्फ एक बार करा दीजिए क्लास में, अगर एग्जाम के लिए ज्यादा नेसेसरी नहीं है तो वो हम क्वेश्चन करने के टाइम पे देखेंगे। नहीं मैं चाहता नहीं वो उसमें टाइम वेस्ट करूं, मैं वही बता रहा हूँ। पर सिर्फ एक बार करा दीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो माइंड में रहेगा। तो वो तो मैं फिर वही कह रहा हूँ ना, फिर वो कराना तो थोड़ा सा क्लास चली जाएगी, फिर 5 दिन इससे तो सुपर, क्योंकि भी 7 चैप्टर भी 7 चैप्टर नहीं करा रहेगा। नहीं मैंने कहा 7 तो कराना ही है।